नमस्कार। सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, लेकिन आज नवरात्रि का दिन है ग्रीन, और ग्रीन तो बिल्कुल मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है। अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस चौतरफा बिकवाली की ग्रिप में। क्या होगी आपकी क्लोजिंग रणनीति, उस पर करेंगे डिटेल में बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ा। निफ्टी 0.5% की कमजोरी के साथ अब 19,550 के करीब। मिड कैप में बिकवाली ज्यादा, 500 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान भावी। आज निफ्टी बैंक कर रहा है थोड़ा सा आउट परफॉर्म। सुस्त नतीजों के बाद एचयूएल और आईटीसी में करीब 2% से ज्यादा का नुकसान, लेकिन अच्छे नतीजों के बाद यूबीएल में करीब 3% का उछाल। और दिल्ली की एग्रीगेटर ड्राफ्ट पॉलिसी आईजीएल पर पड़ी भारी। इंट्राडे में स्टॉक 12% टूटा। 2 दिन में 17% गवा चुका है शेयर। आईजीएल के पीछे पीछे आज एमजीएल 9%, तो गेल में भी 3% का नुकसान। कल आएंगे बैंकिंग दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे। 22% बढ़ सकता है आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा और ब्याज से कमाई। हालांकि एसेट क्वालिटी में दिख सकता है थोड़ा दबाव। और दिल्ली से मेरठ जाना हुआ और आसान। पीएम मोदी ने देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर किया उद्घाटन। स्कूली बच्चों के साथ ट्रेन में भी किया सफर। तो भारतीय बाजारों में आज चौतरफा बिकवाली का दबाव। गुड आफ्टरनून, मैं हूं हर्षिता और मेरे साथ है वीरू। वीरू, जैसे मैं कह रही थी, हरा रंग हमने पहन लिया, लेकिन मार्केट वो नहीं चढ़ा पाया। जी गुड आफ्टरनून हर्षिता, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एटलीस्ट कम से कम आखिरी का 1.5 घंटा हरा रंग इस पर हावी हो। देखिए हर्षिता, आप ये कह सकती हैं कि जो हमें ग्लोबल मार्केट से आज सेटअप मिला था उसमें अभी तक हमने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, तो वहाँ लोअर लेवल से रिकवरी है। बैंक निफ्टी की जब आप इंट्राडे कैंडल को देखेंगी, मतलब एक सिंगल डे कैंडल, तो उसमें आपको हरा रंग नजर आएगा। हालांकि बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि स्क्रीन पे नुकसान ही है, अभी प्रॉफिट में कोई नहीं होगा। और इनफैक्ट हर्षिता डे ट्रेड इसने भी काफ़ी मौका नहीं दिया आज। अच्छा हर्षिता, मैं बताऊँ आपको, ये जो आपने आखिरी हेडलाइन पढ़ी थी ना, देखिए ट्रेड तो लेते रहेंगे। दिल्ली से मेरठ का सफ़र, आप यकीन मानिए 2021 से लेके अब तक दिल्ली से मेरठ जाने वालों के वाकई ज़िंदगी में ऐसा सुधार है कि पूछिए मत। मैं खुद ये डिस्टेंस अब मात्र 40 मिनट में सफ़र तय कर लेता हूँ। और ये जब रैपिड ट्रेड होगी फिर देखिए, मतलब मेरठ की कीमतें, मेरठ के से आने वाले जो दिल्ली एनसीआर में लोग हैं, मतलब दिल्ली में आते हैं जो, मतलब गजब। रोड भी और आपका ट्रेन भी, इतनी सहूलियत हो गई कि पूछिए मत। गजब था ये। मैं इमेजिन कर सकती हूँ वीरू, क्योंकि मेरे पिताजी मेरठ में कई साल पहले पोस्टेड थे और तब मेरे को बाय रोड ही जाना पड़ा था और मुझे लग रहा था कहाँ फंस गए। लेकिन ये आई एम श्योर एक बहुत ही वेलकम मूव रहेगा और आवाजाही काफी ज्यादा आसान होती हुई दिखाई देगी। मैं बताऊं हर्षिता, पहले चाहे आप अपनी निजी गाड़ी से जाइए, चाहे बस से जाइए, चाहे किसी चीज से जाइए, पहले 2.5 घंटा लगना ही लगना था। नॉट श्योर यू विल रीच इन आई थिंक 2.5 आवर, लेकिन वाकई काफी सफर तब्दील हो गया है, अच्छा हो गया है और सुकून भरा सफर हो गया है। खैर, अब आते हैं इंडिसेस पे। जैसे कि हर्षिता ने आपको यहाँ पे मोटा मोटी अब तक किस बाजार की जो थीम है, मतलब क्या रही, सुबह से लॉसेस, कुछ इंडिविजुअल काउंटर्स में अच्छा मूव था, बट फ्रेंकली स्पीकिंग इस ओपनिंग और आई थिंक अब तक की ट्रेजेक्टरी में एक उपलब्धि भी है और एक कहीं ना कहीं चीज जो है वो नेगेटिव भी है। उपलब्धि क्या है? उपलब्धि ये है कि हमने अभी तक कल के लो को वॉलेट नहीं किया। टेक्निकली याद रखिएगा, निफ्टी में अब हम 50 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 50 डेमा और 100 डेमा जो कि प्लेस्ड है करीब 19,322 पर, एक ही चीज है इन दोनों के मिड में, एंड दैट्स आई थिंक 19,500, जो कि इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का बेस है। तो अभी तक हमने कल का लो नहीं तोड़ा। याद रखिएगा मॉर्निंग की अप्रोच भी कि टिल द टाइम 19,512, 520, 480, 490 जरा बेस 1 लिखा है सुबह का, जब तक वॉलेट ना हो अब दोबारा शॉर्ट मत कीजिएगा। ये जोन जो था वो शॉर्ट कवर करने का था, ना कि शॉर्ट करने का। शॉर्ट करने का मौका मिल, ये देखिए 577, 521, 488, अब जो भी था, आई मीन अगर शॉर्ट करना है तो 488 के नीचे ही करेंगे। ये जोन
शॉर्ट करने का जोन अब कतई भी नहीं है। आप मंथली बेस पर ट्रेड कर रहे हैं। जोन जो शॉर्ट करने की अच्छी ट्रेजेक्ट्री होगी वो याद रखिएगा हायर ट्रेजेक्ट्री है। वो ट्रेजेक्ट्री क्या है? वो रेजिस्टेंस के तौर पे मेंशन है 19688 729, 650, 680, 690 ये ट्रेजेक्ट्री मिली है तो शॉर्ट करिएगा, अदरवाइज नहीं। एक बार जरा लेके आइए इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स निफ्टी के, और जो कॉल्स और पुट्स राइटर हैं जो मतलब मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आज से पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है बढ़ गया है, आइए उसको देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है इस वक्त। वहां के अगर आप स्टैट्स को देखें इस वक्त तो 6 स्ट्राइक्स हैं आपकी स्क्रीन पर। 19,600 पे करीब 1 करोड़ शेयरों का आउटस्टैंडिंग वाई है, 97 पे लगभग 97 लाख का, और 98 पे लगभग मतलब करीब 92 लाख का। एंड सेम इज द केस विद 19,500 एज वेल। तो हर्षदा आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख पा रही हैं कि 19,600 की कॉल और 19,500 की पुट ये कह रही है कि इस क्लोजिंग में कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है टिल द टाइम आप 488 को वॉलेट ना कर दें। तो प्लीज अभी किसी ट्रेड में इंडल्ज मत होइएगा, रादर मतलब लॉन्ग भी नहीं ना शॉर्ट भी। नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी बैंक, याद रखिएगा कल की भी जो पुल बैक की जो टेंडेंसी थी मार्केट की, वो बैंक निफ्टी की लीडरशिप में ही आई थी। बैंक निफ्टी ने क्या नहीं तोड़ा अब तक और क्या तोड़ दिया है। देखिए परसों बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा प्लीज, इसने 100 डेमा की ट्रेजेक्टरी को तोड़ दिया था। वो प्लेस था करीब 44,200 पे। उसके बाद मैं 2 दिन से कह रहा हूं कि 43,500 और 540 आपका शॉर्ट को कवर करने का जोन है, ना कि शॉर्ट करने का जोन। सुबह क्लियर अप्रोच थी 43,940 और 44,040, 43,940 और 44,040, ये वो ट्रेजेक्ट्री है जहां बेस मत नहीं रेजिस्टेंस लगाइए, जहां पे आपको शॉर्ट करना है। ये वो ट्रेजेक्ट्री कतई नहीं है, याद रखिएगा। अभी हम ये देखें 940 और 4470, इसके क्लोज मिलेगा तब शॉर्ट कीजिएगा, अभी नहीं। ये जहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं, याद रखिएगा ये निफ्टी बैंक का बेस है। अब शॉर्ट तब बनेगा जब हम इस बेस को वॉलिड कर दें। बेस क्या है फिर लिखाइएगा प्लीज। अगर हम 43,500 की ट्रेजेक्ट्री को, 541 की और 390 की ट्रेजेक्ट्री को वॉलिड कर दें, तब चांसेस बन जाएगा 190 का। 190 क्या है? 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी। तो हर्षदा एज ऑफ नाउ फ्राइडे के क्लोज के नजदीक ऑप्शन बेस के ऊपर, और ये है मंथली बेस, अभी मैं किसी ट्रेड की वकालत नहीं करूंगा। बेटर है किसी स्टॉक फ्यूचर को पकड़े, इस क्लोजिंग में ज्यादा अच्छे पैसे बन जाएंगे। हर्षदा, तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल इंडेक्स का रुझान। इस समय किन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं ज्यादा बड़ा मूव, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते। देखिए ब्रेथ आज फिर से काफी ज्यादा नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक कोशिश तो कर रहा है कि पॉजिटिव टेरिटरी में आए, लेकिन कितना समय लगेगा और कितना टिकेगा, दैट इटसेल्फ इज अनदर क्वेश्चन। प्रेशर आज एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से साफ है, आईटीसी और एचयूएल, और इस पर हम डिटेल में आगे चर्चा भी करेंगे कि दिक्कत कहां से उभर कर आ रही है। 2 से 2.5% तक का नुकसान इधर। पीपीसीएल आज 2.25% नीचे। डीवीज लैब में भी करीब 2-2.25% तक का दबाव ही बनता दिखाई दिया है। आईजीएल आज फिर गिरकर 12% नीचे, और कल भी हमने देखा था अच्छी खासी करेक्शन, इसका भार एमजीएल पर भी पड़ा है। एम्फेसिस के नंबर्स में दबाव देखने को मिला, और हेवल के नंबर से निराश होकर बाजार यहाँ पर 5% तक का थम्स डाउन दिखा रहा है। तेजी में नेस्ले इंडिया ऑफ कोर्स है, और कल के स्टॉक स्प्लिट के बाद, नंबर्स के बाद इसमें तेजी कायम है। कोटक महिंद्रा बैंक कल नतीजों से पहले यहाँ पर एक्शन बनता हुआ। एमसीएक्स में अच्छा खासा उछाल, और यूबीएल भी नंबर्स के बल पर ही थोड़ा बहुत एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है थोड़ी बहुत एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन अब यहाँ से आगे का ट्रेड क्या बनेगा। अच्छा, बाय द वे निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव टेरिटरी में 4 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक आया था, कोशिश कर रहा है। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है 43,756 के आसपास इस समय ट्रेड। तो ये रेड ग्रीन में हो रहा है ब्लिंक। अब देखते हैं यहाँ से रिकवरी आएगी या नहीं, क्योंकि आधे एक घंटे पहले एक अच्छी रिकवरी आई थी, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है इंडेक्स। हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर हम सिद्धार्थ खेमका से बात करेंगे, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, अमित सेठ और समित चौहान हैं। 220 पर आज जिंदल स्टेनलेस के मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत। नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी के ग्रुप सीएफओ अनुराग मंत्री हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिर आईसीआईसीआई बैंक और कोटक, ये इनफैक्ट डिसाइड करेगा कि सोमवार का सत्र कैसा रहेगा, नतीजे कैसे आएंगे ओवर द वीकेंड। आशीष को इस पर जोड़ेंगे। एफएमसीजी कंपनियों में जो आज हम देख रहे हैं
तगड़ी गिरावट, कंजम्पशन स्टोरी कैसी दिख रही है और स्पेशली ग्रामीण इलाकों में क्या साइंस हैं, सुमित को इस पर जोड़ेंगे। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोरा होंगे। फिर 3 बजे यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम में क्या एक्शन बन रहा है और फिर BTST STBT ट्रेड्स और मार्केट क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं सवाल जवाब का। गावा सर, गुड आफ्टरनून। रिकवरी निफ्टी बैंक में आती हुई, निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि अपने लॉसेस को थोड़ा सा संभाले, लेकिन मिड कैप्स की हो रही है धुलाई। आप तेजी की तरफ बैठे हैं या मंदी के, क्या ट्रेड है? अब पेरिनियल बुल शॉर्ट होगा तो भी बुल का ही निकालना है, और वो स्टॉक निकाला है मैंने HDFC लाइफ 640 पे ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल 635 का स्टॉप लगा है, ज्यादा नहीं, 5 रुपए ऑन द अपसाइड अगर आपको मिलता है तो 650 भी पॉसिबल है, क्योंकि इसमें लगता है इनहेरेंट स्ट्रेंथ और बाउंस बढ़िया मिला है HDFC लाइफ में। के HDFC लाइफ बुल का यहाँ पर व्यू है कि HDFC लाइफ को चीज करिए। मीनवाइल प्रकाश सर ने जो सुबह ट्रेड दिया था क्विक सिंगल में MCX, जरा एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। आज सुबह देखिए वो बहुत एक छोटी टाइम फ्रेम होती है, हार्डली 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, हम 21 तक वो पिक लेते हैं और पहला ट्रेड प्रकाश से देते हैं, और वो पहला ट्रेड पिक गया था MCX, ऑल टाइम हाई पे था, कन्विक्शन चाहिए था, प्रकाश सर ने पिक किया। आई थिंक समवेयर अराउंड 2220 के आसपास, अब 2295 पे ट्रेड करता। प्रकाश सर बहुत शानदार कॉल थी और वो टारगेट भी हिट हो चुका है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए, कुछ स्टॉक्स जहां पर ब्रेकडाउन दिख रहा है वहां पर आप सेल कॉल ले सकते हैं, और उनमें से ग्लेनमार्क है जो लगातार 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा था, लेकिन आज एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 783 का एक अहम सपोर्ट स्टॉक ने बीच किया है, वहां पर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, तो आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। तो ग्लेनमार्क के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे ग्लेनमार्क के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। स्टॉप लॉसेस आपके 786 रुपए के स्टॉप लॉस रहेंगे, और 765 765 के आपको टारगेट सेट करने इस फ्यूचर्स में। ऑप्शन में आप ट्रेड लेना हो तो 780 वाला 780 का पुट ऑप्शन जो 10 रुपए के आसपास ट्रेड 11 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 20 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 780 का पुट ग्लेनमार्क का मंदी का ट्रेड है। 765 के लिए भी आप सीधे शॉर्ट कर सकते हैं। अमित, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका क्या ट्रेड होगा? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम इस समय का मेरा शॉर्ट कॉल रहेगा, दैट विल बी ऑन डीवीज लैब। डीवीज लैब का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जब पूरा फार्मा सेक्टर एक आउट परफॉर्मेंस दे रहा था, लुपिन सिप्ला वर डूइंग वेल, डीवीज लैब ने कुछ नहीं किया था और इट वाज अंडर परफॉर्मिंग। और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि इसने अपना एक कंसोलिडेशन तोड़ा है, 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है, एक स्विंग सपोर्ट भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा टेक्निकली। 3563 इसका फ्यूचर्स में प्राइस है, लगभग टारगेट्स रहेंगे 3500 3480 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 3610 का। ओके, दिवीज लैब, हम इस स्टॉक पे कल भी क्लोजिंग में चर्चा कर रहे थे कि ये बहुत परफेक्ट शॉर्टिंग का कैंडिडेट है, और हमने मेरे ख्याल से कल कुछ शॉर्ट पुट्स की मतलब लॉन्ग पुट्स की बात भी की थी। याद रखिएगा ये प्राइस क्या है, एग्जैक्टली एट 3557 जो स्पॉट है, नॉट एग्जैक्टली फ्यूचर्स। ये प्राइस इसका 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि विजिट कर रहा है ये 5 जून के बाद। तो प्लीज़ अगर आप शॉर्ट हैं तो थोड़ा सा तहजीब उसकी भी रखिए, मतलब कि 200 डे पे क्या कर सकता है स्टॉक। शॉर्ट ट्रेड है अभी फॉर एज ऑफ नाउ। ये अमित जी का। कविता जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। सो मेरा ट्रेड होगा शॉर्ट साइड एंड दैट इज ऑन AU बैंक। ऑन AU बैंक अगर आप देखें तो ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, और अगर ये अपना 200 डेज मूविंग एवरेज तोड़ता है जो कि प्लेस्ड है अराउंड 698 पर, तो ये ट्रेड कंडीशनल होगा। वंस अगर ये कल के दिन के 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ देता है 698 के लेवल्स को, तो यहाँ पेन बढ़ता हुआ दिख सकता है, और टुवर्ड्स ये मूव करता हुआ दिखेगा आपको फर्दर 685 के लेवल्स की तरफ। तो शॉर्ट बिलो 698 ओनली, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 704 का। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक सेल साइड का ट्रेड कविता जी दे रही हैं। राजेश सातपुते, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून हर्षदा जैन, गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
हर्षद जी, नया ऐड नहीं करूंगा मैं। मैंने सुबह कोलगेट दिया था, मैं उसी को रिएटरेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कोलगेट में जिस तरह से यहाँ पे डिस्पाइट सच अ वीकनेस इन द मार्केट, जिस तरह से ये होल्ड किए हुए हैं 2100 के ऊपर, तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी बाय इंटैक्ट है। तो इट्स स्टिल अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 2080 का, और टारगेट है 2150 से लेके 2170। तो इट्स अ बाय इन कोलगेट। ओके, कोलगेट सुबह भी अनुज ने भी टिप्पणी की थी इस पे, कोलगेट पे चार्ट लिया गया था ये, और राजेश जी ने भी उसके बाद इसको पिक किया था। कोलगेट आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है, आपकी स्क्रीन पे जो प्राइस है वो इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट कवरिंग। एक बार जरा देखते हैं यहाँ पर 2112 अभी भी जो मॉर्निंग स्विंग हाई था उसके नज़दीक ट्रेड करता हुआ 10-22 के आसपास है। सिद्धार्थ खेमका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और अभी आप मार्केट्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये वॉर प्लस उसका इम्पैक्ट क्रूड पर आता हुआ 93 की ट्रेजेक्टरी। अभी आप लोग का व्यू क्या है मार्केट्स पे, और अभी चेज क्या कर रहे हैं जहां पे आप कंफर्टेबल हो क्रूड के इन लेवल्स प्लस अर्निंग सेशन के इस मध्य भाग में? जी वीरू, वेरी गुड आफ्टरनून आपको, सभी पैनल में और सभी दर्शकों को। अगर आप मार्केट की अगर ओवरऑल पोजीशनिंग देखें तो ग्लोबली इंडिया जो है वो एक रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड कंट्री है, बोथ इन टर्म्स ऑफ मैक्रोज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ माइक्रोज। अगर आप डिटेल में जाएं तो देखिए जीडीपी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है। जो मैक्रो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो आप जीएसटी कलेक्शन की बात करें, चाहे वो टैक्स कलेक्शन की बात करें, वो काफ़ी बेटर है। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। एक जो ग्लोबल हेडविंड है वो दो मेजर हेडविंड्स है, एक है आपका इंटरेस्ट रेट्स और दूसरा आपका है जो इन्फ्लेशन, जो कमोडिटी लेड इन्फ्लेशन है, जहां पे क्रूड जो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था और जो पिछले 2 तिमाही नतीजों में काफ़ी सपोर्ट किया मार्जिन्स को एक्सपैंड करने में, अब वो वापस एक रिस्क बनता जा रहा है। जो $80-90 जो $90 के ऊपर वापस क्रूड चला गया है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वापस मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर आएंगे एंड उसके वजह से ही मार्केट में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आप ओवरऑल अर्निंग्स की बात करें, जो माइक्रोज हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है। अभी तक जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव नतीजे आए हैं, इन लाइन है। कुछ सेक्टर्स हैं जहां थोड़ा सा वीक एक्सपेक्टेशन था, जैसे कि आईटी, जैसे कि कंज्यूमर, एफएमसीजी स्पेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं थी और वो वैसे ही नंबर्स आ रहे हैं। मगर आप अगर अदर साइड में देखें तो बैंकिंग में काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं, ऑटो सेक्टर में अच्छे नंबर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, सीमेंट में काफ़ी स्ट्रांग नतीजे आए हैं। तो ये ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट करेगा। वैल्यूएशंस अभी भी थोड़ा कंफर्टेबल जोन से, मतलब एक्सपेंसिव जोन में नहीं है, कंफर्टेबल जोन पे है। 19-20 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पी निफ्टी पे हमें लगता है कि यहाँ से स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो ग्लोबल हेडविंड्स है ये जब थोड़े कम हो जाए या रिसीड हो जाए तो वापस हमें मार्केट को न्यू हाइज के तरफ जाते हुए दिखेंगे। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। आपका पिक क्या रहेगा? इस समय का ट्रेड क्या दिख रहा है? तो हर्षदा जी, हम इन्हीं स्पेस में जो सेक्टर जहां अच्छे नतीजे आ रहे हैं हम उसी में से देख रहे हैं। तो जो प्रिफर्ड पिक्स आज के दिन में अगर आप देखें तो सीमेंट स्पेस में काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। डिमांड आउटलुक का जो मैनेजमेंट इंडिकेशन दे रहा है काफ़ी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक है जो लार्ज कैप में, और मिड कैप स्पेस में डालमिया भारत सीमेंट है। ये दो स्टॉक हमें अच्छे लगते हैं। अल्ट्राटेक की बात करें तो जो दूसरे तिमाही के नतीजे काफ़ी स्ट्रांग थे। वॉल्यूम ग्रोथ 16%, रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15%, जो एबिटा पर टन है वो 950 रुपये पर टन आया है, जो हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर है। डिमांड ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग जो बता रहे हैं, उसकी वजह से हमें लगता है कि वॉल्यूम जो अगला 2 साल का CAGR वो 10% से ऊपर का रहेगा। एंड एबिटा पर टन यहाँ से भी बढ़कर 1100 रुपये पर टन तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये अल्ट्राटेक काफ़ी पसंद है। हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 10,000 का है। और साथ में मिड कैप स्पेस में देखें तो डालमिया भारत पे आप देख सकते हैं, अगेन मिड कैप स्पेस में नतीजे काफ़ी स्ट्रांग आए, मार्जिन्स इंप्रूवमेंट हुआ है। जहां ईस्ट में उनका काफ़ी प्रेजेंस है, वहाँ पे प्राइस हाइक लिया है उन्होंने, विच इंडिकेट्स कि मार्केट बहुत ही एब्जॉर्व करने के लिए तैयार है। डिमांड अच्छा है और वैल्यूएशन भी काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 11% का हमारा एक्सपेक्टेशन है, और वहाँ का टारगेट प्राइस डालमिया भारत का हमारा 2,800 का है। डालमिया भारत जैसे ट्रेड्स, अल्ट्राटेक जैसे ट्रेड्स में एक अच्छा खासा मौका तेजी की पोजीशंस लेने का। चलिए कुछ स्टॉक स्पॉटिंग करते हैं, उससे पहले निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और यहाँ पर एक शेयर जिसकी बदौलत दरअसल ये तेजी अब
बढ़ रही है। एक तो HDFC बैंक है, साथ ही साथ कल कोटक के नंबर्स से पहले भी कुछ पोजीशन तेजी की तरफ ही होल्ड आउट कर रही हैं। मानस, HDFC बैंक गिरते बाजार में ये टिका हुआ है 1523 के करीब। बिल्कुल, देखिए लोअर लेवल पे जो पिछला लो था 1500 के आसपास, उसी के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। वहां पे थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले, तभी यहाँ पर एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। तो आपको वेट करना पड़ेगा 1540 के ऊपर की क्लोजिंग का। उसके बाद तो आपको 1600 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो कंफर्मेशन में खरीदारी करनी चाहिए, बट अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं 4090 के स्टॉप लॉस के साथ। 90 का स्टॉप लॉस लगाए, बने रहिए, और जब कॉन्फर्मेशन आएगा तब और तेजी बढ़ने के आसार बनते दिखाई दे सकते हैं। अच्छा, इस बीच हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आ गए हैं। अनुमान 1789 करोड़ के मुनाफे का था, 1729 कंपनी ने डिलीवर किया है, तो 60 करोड़ एक्सपेक्टेशन से कम है ये आंकड़ा। ये फिलहाल वो पहला फिगर आपकी स्क्रीन पर हो रहा है फ्लैश। इसके साथ ही यहाँ पर कंपनी ने जो कुछ और डिटेल्स शेयर किए हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब कि क्या हाल इनके रेवेन्यू का उभर कर आ रहा है और मार्जिन्स की क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो प्रॉफिट का फिगर फिलहाल आपके सामने करीब 2% तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 76,781 करोड़ के आसपास आता हुआ इस पर्टिकुलर एंटिटी का, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट है। 35% तक का डिप हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, इधर इस कंपनी ने किया है पोस्ट। तो कुछ और डिटेल जब आएंगे तब उसकी बातचीत करेंगे। फिलहाल सिर्फ मुनाफे का ही फिगर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कुछ और स्टॉक्स इनफैक्ट इस समय आपके लिए लेकर आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि दिग्गजों में अब धीरे धीरे करके जो रिवर्सल आ रहा है वो कोल इंडिया में भी थोड़ा बहुत देखने को मिला है, NTPC में भी देखने को मिला है। इनमें कोई ट्रेड बन रहा है क्या अमित आपके लिहाज से? जी मैम, दोनों स्टॉक में स्ट्रेंथ है, मार्केट रिलेटेड करेक्शन जरूर है, बट इन दोनों में हमने देखा है कि शार्प रनअप आ गया है, स्पेशली कोल इंडिया में। तो थोड़े शॉर्ट टर्म नियर टर्म मूविंग एवरेजेस से ये स्टॉक एक्सटेंडेड है। कोल इंडिया इनफैक्ट अपने 10 डमा के पास आ रहा है। तो कोई अगर एंट्री हमें 300 के पास मिले कोल इंडिया में, दैट विल बी बेटर, बिकॉज वहां पे 20 डमा भी है और एक स्विंग सपोर्ट भी है। तो पुल बैक में जरूर लेंगे, बट नॉट जब ये एक्सटेंडेड है। थोड़ा सा पुल बैक आ गया तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा। तो NTPC में एक इंटरेस्टिंग ट्रेड देखते हैं, काउंटर्स होल्ड कर पाएंगे या नहीं। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक के ज्यादा डिटेल्स मेरे हाथ में अब हैं। तो रेवेन्यू मैं आपको बता रही थी, सॉरी मैंने गलत पढ़ा था। रेवेन्यू का आंकड़ा जो है वो 6,791 करोड़ के आसपास है, जहां पर पिछले साल ये 8,336 करोड़ था। तो रेवेन्यू में डिप देखने को मिला है। एबिटा में भी करीब करीब 30% तक की गिरावट है, 3,129 करोड़ का आंकड़ा, और मार्जिन्स 53 करोड़ से घटकर 46 करोड़ पर आए हैं। स्टॉक 308 के आसपास, लगभग 2% नीचे। नतीजे अच्छे नहीं हैं हिंदुस्तान जिंक के, यहाँ पर प्रेशर ही बनता दिखाई दे रहा है। मुनाफा मिस, रेवेन्यू मिस और एबिटा भी एक मिस है। बस मार्जिन्स का आंकड़ा दरअसल इन लाइन आता हुआ, ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर। चलिए अब जिंदल स्टेनलेस की बात करते हैं, और इसके नतीजे इनफैक्ट सुबह में ही हम मेंशन कर रहे थे काफ़ी मजबूत रहे हैं। अब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आय में करीब 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली, मुनाफा 74% बढ़कर आया है, मार्जिन्स में भी सुधार देखने को मिला। आगे का ग्रोथ आउटलुक कैसा तैयार हो रहा है उस पर सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिंदल स्टेनलेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप CFO अनुराग मंत्री। मिस्टर मंत्री, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर डेफिनेटली रहा है, लेकिन डिमांड एनवायरनमेंट की सिचुएशन क्या है, अगर उसका भी आप अंदाजा हमें दे सके। तो हर्षिता, जैसे डिमांड में जो हमारे एक्सपोर्ट मार्केट है, हमारे लार्ज एक्सपोर्ट मार्केट है यूरोपियन यूनियन और US, उन दोनों में हम देख रहे हैं कि वी आर सीइंग अ स्लो डाउन एंड डिमांड चैलेंजेस इन दीज टू मार्केट। इसी के चलते आपने देखा होगा इस क्वार्टर में हमारे जो एक्सपोर्ट है वो Q1 के मुकाबले ऑलमोस्ट 24% गिरे हैं, लेकिन फिर भी हमने वॉल्यूम फ्लैट रख पाए क्योंकि हमने डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है। जो स्टेनलेस स्टील का जो पेनिट्रेशन हो रहा है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रेलवे, ऑटो, पाइप एंड ट्यूब, वो काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड दे रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। तो इसके चलते हमने वॉल्यूम और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाए। तो ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट अच्छा लग रहा है डिमांड में, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर है।
डोमेस्टिक में भी द डिमांड अच्छी है, लेकिन जो चैलेंज है वो है इम्पोर्ट्स का। तो वो बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। चाइना के इम्पोर्ट अभी इतने एकदम ऑल टाइम हाई पहुंच गए हैं, तो वो थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर कर रहे हैं। तो उसके चलते थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर है डोमेस्टिक मार्केट में। ऑल्सो जो बाकी जो स्टेनलेस स्टील कंपनीज हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, उनका एक्चुअली चैलेंजिंग हो रहा है। तो ओवरऑल हमको ये है कि इकोसिस्टम नहीं बन पा रहा है स्टेनलेस स्टील का। बिल्कुल, आपने जिस इकोसिस्टम की बात की सर, वो वाकई स्क्रीन पे विजिबल भी है। जैसे कि आपने कहा सर कि आई मीन यूरोप, यूएस वैसे ही कमज़ोर हैं, ऊपर से चाइना की अगर आप देखें जो 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 इम्पोर्ट्स भारत में हो रहे हैं, प्लस बाकी एशिया में भी। अब आप देखिए, आपने जो वो इंडोनेशियन एसेट्स को थोड़ा सा लिक्विडेट करने का फैसला लिया है, क्या इसी के मद्देनज़र लिया है, और इस पे अंतिम डिसीजन मतलब कब तक हो जाएगा, इसकी संभावना कब है? और एक और चीज़ सर, डोमेस्टिक मार्केट ही क्या अगले 2-3 क्वार्टर्स तक आने वाली ड्राइविंग फोर्स रहेगी आपके मुताबिक? आपने एकदम सही कहा। इंडोनेशिया में भी अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि इंडोनेशिया में लार्जली इज नाउ कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज प्रोड्यूसर्स, तो उसके चलते क्या हो गया, यूरोप वहां से, बिकॉज चाइना पे पहले बैन लग गया था यूरोप एंड यूएस में ऑन एक्सपोर्ट करने पे, अभी ऑन इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, अभी वही सेम बैन यूरोपियन यूनियन और यूएस ने इंडोनेशिया पे भी लगा दिया, बिकॉज मोस्टली वो सब चाइनीज मटेरियल ही है और चाइनीज मैन्युफैक्चरर है। तो उसके चलते जो हमारा इंडोनेशिया की कोल्ड रोल यूनिट थी, उस पे भी इम्पोर्ट ड्यूटीज लग गई थी वहां पे यूरोपियन यूनियन में, इसलिए वो बहुत वायबल नहीं रहा। तो इसके चलते टू अवॉइड दैट, बिकॉज वो अननेसेसरी कंसोलिडेटेड P&L पे हमारे प्रेशर डालता इन गोइंग फॉरवर्ड, तो हमने वो इससे, बिकॉज वहाँ चाइना का दोनों तरह से, एक तो बहुत इम्पोर्ट बैन हो गए हमारे, इम्पोर्ट वहां से एक्सपोर्ट हमारे प्रॉब्लम हो गए यूरोपियन यूनियन और यूएस में, और ऑल्सो इंटरनल मार्केट में जो इंडोनेशिया, वहाँ चाइना का बहुत प्रेशर है। तो इसके चलते हमने अभी इंडोनेशिया को एक्सप्लोर करने का कि हम इसको कैसे अपने P&L लॉसेस को कट करें और उस पर कैसे एग्जिट करें। थोड़ा अर्ली है, आई थिंक 2-3 महीने में हम वी विल फाइंड आउट द राइट ऑप्शंस फॉर दैट। सो वी आर लुकिंग फॉर ऑल द ऑप्शंस, बट ओवरऑल टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वैल्यू। ओके, एग्जैक्टली अनुराग जी, और आई थिंक ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंसर्न है भी। बट एक और चीज़, भारत एटलीस्ट कंफर्ट हमारे पास ये है आपके लिए कि जो सरकार ने जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें स्टेनलेस स्टील की जो कंजम्पशन है उस पर काफ़ी जोर दिया है, थ्रस्ट दिया है। अभी डोमेस्टिक मार्केट यहाँ से आगे 1-2 क्वार्टर्स कैसा रह सकता है, डिमांड, प्राइसिंग, और एक और चीज़ सर, स्पेशली ऑटो और जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग, मतलब कंज्यूमर फेसिंग जो स्पेस है, वहाँ से डिमांड इस फेस्टिवल और पोस्ट फेस्टिवल क्वार्टर्स में कैसी रह सकती है? जैसे आपने कहा, ये बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट के जो सारे प्रोग्राम है इंफ्रास्ट्रक्चर के, लाइक जैसे गति शक्ति प्रोग्राम है, तो रेलवे में और इन सब में बहुत स्टेनलेस स्टील यूजेस का पुश आ रहा है। और जैसे न्यू जो वंदे भारत कोचेज हैं, वो 100% नाउ स्टेनलेस स्टील के बनने लगे हैं। मेट्रो कोचेज 100% स्टेनलेस स्टील के होते हैं। जो फुट ओवर ब्रिजेस हैं कोस्टल एरिया में, वो गवर्नमेंट रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला है कि वो भी स्टेनलेस स्टील के बनेंगे, ताकि हर मानसून में ब्रिजेस कोलैप्स नहीं हो पाए। तो उसके चलते जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का जो पुश है, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का जिसमें स्टेनलेस स्टील यूज हो, तो वो बहुत ही अच्छा है, विच इज एक्चुअली फॉर द इंडस्ट्री। वो वी आर वेलकमिंग दैट गवर्नमेंट मूव, एंड आई थिंक दैट विल हेल्प टू हैव अ मोर एंड मोर यूजेस ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड build a very good quality long term infrastructure for the country। तो ये, और जैसे जो बाहर यूरोप और चाइना में जिस तरह से हो रहा था, तो टिपिकली आप देखेंगे आज हमारा जो स्टेनलेस स्टील कंजम्पशन है 2.5 kg पर कैपिटा है। तो उसके बजाय जो यूरोपियन मार्केट में है वो ऑलमोस्ट 30 kg पर कैपिटा, चाइना में 30 kg पर कैपिटा के अराउंड है। तो अभी हमारे को बहुत लंबी जर्नी करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑटो में आपने कहा, ऑटो, रेलवे, ऑल दीज सेगमेंट्स आर पुलिंग अप अ गुड डिमांड ऑन स्टेनलेस स्टील। आपका जो फेस्टिव सीजन वाला जो बात है, वो हम देख रहे हैं डोमेस्टिक में, हम कह रहे हैं कि डिमांड बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑल दीज रीजन जो सारे अक्रॉस द सेक्टर। खाली डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड का कोई चैलेंज नहीं है। डिमांड इनफैक्ट कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ रही है स्टेनलेस स्टील को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की, क्योंकि लॉन्ग टर्म रहता है, कोरोजन नहीं होता है। लेकिन जो खाली चैलेंज है वो जो लोअर क्वालिटी स्टेनलेस स्टील आता है चाइना से, वो अनफॉर्चुनेटली जब कंज्यूमर जस्ट थोड़ा प्राइस के चक्कर में बाय करते हैं, एंड फिर उसमें रस्ट लगने लगता है, एंड देन इट गेट्स टू अ बैड नेम टू स्टेनलेस स्टील।
तो उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज जो स्टेनलेस स्टील का इम्पोर्ट है फ्रॉम चाइना, वो ऑलमोस्ट आज जो हमारे पास दूसरा प्लेयर है जो PSU ओन प्लेयर है, उससे 5 गुना ज्यादा इम्पोर्ट चाइना से आ रहे हैं। तो एक्चुअली चाइना हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर अस सो इन द कंट्री इन स्टेनलेस स्टील मार्केट। अच्छा अनुराग जी, गिवन दिस करंट एनवायरनमेंट, आपने FY24 में गाइड किया था कि वॉल्यूम ग्रोथ करीब करीब 20% की आएगी। कितना अचीवेबल लग रहा है और इसमें से फिर एक्सपोर्ट का हिस्सा कितना रह जाएगा? वॉल्यूम ग्रोथ हम कॉन्फिडेंट है, बिकॉज एक तो हमारा बिजनेस मॉडल बहुत एजाइल है कि हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में डिपेंडिंग ऑन द डिमांड स्विच कर सकते हैं। और खाली इसी में नहीं, मार्केट में हम इनफैक्ट सेगमेंट वाइज भी बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट स्विच कर सकते हैं, बिकॉज हम वर्ल्ड में वन ऑफ द रेयर स्टेनलेस स्टील कंपनी है जो सारे प्रोडक्ट रेंज बनाती हैं। तो हम बिटवीन ऑटो, रेलवे, जिस पे कंज्यूमर ड्यूरेबल, जिस भी सेगमेंट में डिमांड आता है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसके चलते हम वॉल्यूम पे बहुत कॉन्फिडेंट है कि 20% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ हम अचीव कर पाएंगे इस साल। उसमें एक्सपोर्ट मिक्स का आपने कहा, अभी एक्सपोर्ट मिक्स इस क्वार्टर में गिरा था ऑलमोस्ट 25% एज कम्पेयर टू Q1, बट ओवरऑल Q4 में हमको लगता है कि थोड़ा एक्सपोर्ट मार्केट शुड बी बेटर। कुछ नए मार्केट भी हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया का मार्केट है, साउथ अमेरिका का मार्केट है, मिडिल ईस्ट का मार्केट है, ये हम बिसाइड US एंड यूरोप। तो उसके चलते हमको लगता है अराउंड 15% मिक्स रहेगा हमारे ओवरऑल सेल्स में एक्सपोर्ट का इन FY24। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे समय निकालने के लिए, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिमेनिंग हाफ ऑफ द ईयर। खेमका साहब, आपने चर्चा डिटेल में सुनी है। चैलेंजेस ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट मार्केट से इस कंपनी के लिए आए। कुछ देर पहले हम हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स देख रहे थे और चाइना की जो स्थिति है वो हम सब काफी समझ रहे हैं कि क्या इंडिकेशन वहां से निकल कर आएगा। ये मेटल्स में क्या पोजीशनिंग आप लोगों की है? कुछ सुझाया है आपने हाल फिलहाल अपने क्लाइंट्स को? हर्षदा जी, बिल्कुल अगर आप देखें तो मेटल्स में एक तो ये सीजनली स्लो क्वार्टर है, उसके ऊपर जो ग्लोबल प्रेशर्स है उसके वजह से डिमांड काफ़ी एनवायरनमेंट काफ़ी वीक है ग्लोबल एनवायरनमेंट में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। हमारा जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन इस क्वार्टर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ओवरऑल अगर आप जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में जो एग्रीगेट कंपनीज है मेटल स्पेस में हमारे कवरेज में, उनका नंबर जो है रेवेन्यू ग्रोथ तो सिर्फ 6% का आएगा, बट नेट प्रॉफिट में 27% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेशन है, जो हमने अभी जैसे हिंदुस्तान जिंक में भी देखा। तो हमारे अनुमान के आसपास ही है जहां 35% का डिक्लाइन है नेट प्रॉफिट में। जो मेजर कंसर्न्स है वो आप देखिए, वो सबसे पहला है कि जो सेलिंग प्राइस है वहां पे गिरावट है। ग्लोबली LME प्राइसेस कम है, सीजनली एक स्लो क्वार्टर था, एंड जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है इसको देखते हुए कि यहाँ पे अभी नियर टर्म जो है प्रेशर रहेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो स्टील स्पेस है, हमें लगता है कि डोमेस्टिक साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ऑटो, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, ये सब जगह से अच्छी डिमांड एनवायरनमेंट वापस आएगी। जैसा अभी हमने जस्ट सुना मैनेजमेंट को, जिंदाल स्टेनलेस की, कि जो डोमेस्टिक साइड से थोड़ा बहुत डिमांड इंप्रूवमेंट है और रहेगा, बट मार्जिन में अभी बढ़ोतरी देखने की उम्मीदें नहीं है। तो इस एनवायरनमेंट में हमें जो स्टॉक्स पसंद है वो है जिंदाल स्टील एंड पावर। जिंदाल स्टेनलेस हमारे कवरेज में है नहीं, और अगर अदरवाइज देखें तो नॉन फेरस में हिंडाल्को इज समथिंग दैट वी लाइक, एंड कमोडिटी साइड में कोल इंडिया एंड NMDC। फिलहाल कुछ प्रेफर्ड ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर मौका खरीदारी का बन जरूर रहा है। एक बार नजर रखिए आप IGL और MGL वाले ट्रेड को। मानस, कल ही हम इसकी बात कर रहे थे और उसके बाद आज हमने देखा है वो सेल साइड की पोजीशंस इंटेंसिफाई हुई हैं। अच्छा कविता जी, अगर आप देख सके तो बताइएगा, IGL MGL क्या यहाँ पर अब अग्रेसिव मंदी के ट्रेड्स जुड़ने लगे हैं? सो IGL को हम देखें, बहुत मोमेंटम सेलिंग लास्ट 3 दिनों में हम देखें, और ये काउंटर अपना 200 डेज EA में तोड़ चुका है। तो अंटिल अब ये रीगेन नहीं करता है, काउंटर पर प्रेशर बना रह सकता है, बट एग्रेसिव शॉर्ट्स इन लेवल से करने को रिकमेंड नहीं करूंगी। सेल ऑन राइज का अप्रोच रखा जा सकता है, बिकॉज सपोर्ट लेवल के पास काउंटर आकर अब खड़े हुए हैं। तो सेल ऑन राइज का अप्रोच रखें अंटिल काउंटर रीगेन नहीं करता अपना 433 का लेवल, तब तक इसमें प्रेशर बना हुआ रहेगा।
देखिए एक बड़ी कैंडल नेगेटिव साइड पर बनती हुई कल और आज में बिकवाली बड़ी है। इनफैक्ट थोड़ा सा वीकर साइड पर था ये काउंटर, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में वो मैग्नीफाई हो चुकी है सेल साइड की पोजीशंस और अचानक वो करेक्शन जोन में आ रहा है। इनफैक्ट इस पर आगे भी बातचीत करेंगे। 2 ट्रेड्स जो आज बाजार को बिल्कुल जमे नहीं है अमित, हेवल्स देखिएगा क्योंकि नंबर से निराशा हाथ लगी, स्टॉक करीब करीब 5% करेक्ट करता हुआ, और दूसरा वोल्टास, और वोल्टास में भी स्थिति वही है, नंबर्स इतने कुछ खास नहीं थे और ये इनफैक्ट डार्लिंग्स रहे हैं वोल्टास, हेवल्स, पॉलीकैब एंड द लाइक। और पॉलीकैब के नंबर्स के बाद हमने देखा अच्छा परफॉर्मेंस, वैसे भी स्टॉक करेक्ट करने लगा। आप कैसे पोजीशन करेंगे? क्या हेवल्स, वोल्टास में अब बस मंदी के दरवाजे खुल रहे हैं? डेफिनेटली हर्षिता में अगर वोल्टास का स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर देखें तो काफी डैमेज लग रहा है, बिकॉज स्टॉक ने जो पुल बैक इसमें आ रहा था उसमें अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस तोड़ दिए। 50 और 200 डे के नीचे चल रहा है। तो कोई भी पुल बैक है मेरे ख्याल से, अब पुल बैक में 830 835 विल बी अ स्टिफ रेजिस्टेंस फॉर वोल्टास। तो पुल बैक पे शॉर्ट करना चाहिए और मुझे लगता है वोल्टास नीचे में हमें 800 790 के लेवल्स दिखा सकता है। हेवल्स की अगर बात करें तो स्टॉक अभी एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेस्ट कर रहा है, बट जिस हिसाब से वॉल्यूम एक्सपेंशन है मुझे लगता है हेवल्स का ये पर्टिकुलर सपोर्ट पॉइंट ब्रेक होने की पूरी आशा है इसमें। फ्रेश शॉर्ट इसलिए नहीं करूंगा कि ऑलरेडी स्टॉक 5% डाउन है, तो हेवल्स इज एन अवॉइड। बट अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो 1315 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। जिस हिसाब से प्रेशर है मुझे लगता है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ओके अच्छा, अब मैं बात करूंगा कुछ प्रेशर पॉइंट्स की। निफ्टी अभी भी मैं कह रहा हूं कि जब हर्षिता और मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो उस वक्त प्राइस था करीब 19,541, अभी 533 पे है और वही कुछ सूरत हाल बैंक निफ्टी का भी है। बट नेक्स्ट वीक की पिक्चर क्या है? देखिए, रिलायंस को लेके आइएगा। इस चैनल का स्वामित्व अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ कि हमें 19,500 में ब्रीच करने में किन किन चीज़ों का डर है। एक तो हो गया HDFC बैंक। HDFC बैंक जरा प्री स्क्रीन पे लेके आइएगा, ट्रेड करता हुआ करीब करीब 1521 पे, ये भी एच पे है, एग्जैक्टली बेस पे। और रिलायंस में आज का ये क्लोज आ रहा है, अगर 2298 पे आता है तो ये क्लोज होगा मई नहीं, इनफैक्ट अप्रैल 2023 के बाद फर्स्ट टाइम बिलो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि लगभग 1 घंटे बाद वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो मैं इसलिए टिप्पणी कर रहा हूँ। मानस, ऑप्शन बेस हमारे पास स्क्रीन पे है नहीं। पिछली 3 कैंडल्स की लोअर ट्रेजेक्ट्री पे 50 वेमा के नीचे और 10-20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक नेगेटिव क्रॉसओवर बनने की पॉसिबिलिटी। आप रिलायंस को कैसे देख रहे हैं? कोई पुट ऑप्शन का तर्क, व्यू क्या है रिलायंस पे आपका? कि यहाँ पर अभी तक तो का ट्रेंड नेगेटिव है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं। आई थिंक पॉसिबिलिटी है कि आपको कम से कम 100 वीक मूविंग एवरेज के लेवल्स देखने को मिल जाए, जो कि 2260 के आसपास है। तो करंट लेवल से भी 40 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक स्टॉप लॉस रखना बेहतर है। 2290 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और खरीदारी तभी करेंगे जब ये 20 डे या तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दिखाएगा, जो कि 2350 के आसपास है। याद रखिएगा, रिलायंस पे अभी हमने सिर्फ एक प्रीएम्प्ट किया है, मतलब सिर्फ बात करने की कोशिश की है। 19,490 के नीचे अगर निफ्टी गया तो कौन कौन सी चीज जो है वो प्रेशर में आएगी। बट एज ऑफ नाउ याद रखिएगा, रिलायंस का वो 2200 का 90 का लेवल टूटा नहीं है। ये पिछले 3 वीक्स का वीकली कैंडल का लो है। एक दो काउंटर्स के जो इंट्राडे चार्ट हैं उनको ले लेते हैं, जो कि प्रेशर में आ रहे हैं और पॉसिबली शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स हैं। राजेश सतपुते जी, एक बार देखिएगा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर इंडस टावर्स को 183.55 20 डे में टूट चुका है, हेडिंग टुवर्ड्स डे लो। आपका व्यू इस स्टॉक पे इस वक्त? एक वीक कैंडिडेट है टेक्निकली। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 चीजें हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेली चार्ट पे यहाँ पे एक निगेटिव डाइवर्जेंस दिखता है। निगेटिव डाइवर्जेंस के बाद आज यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है 10-20 डे में के नीचे। तो ये जो 10-20 डे में है, यही इसका आप कह सकते हैं कि एक स्टॉप लॉस होगा। 188 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखे सेल करें। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, देखिए 182 के आसपास एक माइनर सपोर्ट है, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि प्रोबेबली ये 177 तक जाएगा।
तो इंडस टावर इज अ सेल। इंडस टावर्स में भी एक बिकवाली का ही ट्रेड इस समय आप लेकर चलेंगे। वेरी क्विकली समित को भी जोड़ लेते हैं। समित, गुड आफ्टरनून, बताइए तेजी या मंदी? गुड आफ्टरनून अर्षदा। इंक्लिनेशन हमारा नेगेटिव साइड पे रहेगा। ये ओवरऑल मार्केट की जैसे पोजीशनिंग है, हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी में भी ये वीकनेस है थोड़ा गहरा सकता है। तो हमारा जो इंक्लिनेशन है वो शॉर्ट साइड पे रहेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में हमें इंडियन होटल लग रहा है। ये स्टॉक एक स्टेडी परफॉर्मर रहा है, बट रिसेंटली कंसोलिडेशन में था और आज उसमें वीकनेस दिखा है, फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। तो इंडियन होटल को करंट लेवल पे अगर हम शॉर्ट करते हैं तो 411 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए और जो टारगेट होगा वो 392 का रहेगा। होटल शॉर्ट साइड का ट्रेड और इंडियन होटल इत्तेफाक से आज खिलाड़ी नंबर 1 में भी रचना जी ने एक मंदी का ही ट्रेड सुझाया था और क्लियरली वीकनेस दिख रही है। अच्छा, फटाफट से चार का चौका में कौन क्या ट्रेड दे रहा है वो मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। आप लोग भी फिर अपने ट्रेड्स को लेकर तैयारी कर लीजिएगा। मानस, आपके लिए हम आएंगे सस्ता ऑप्शन के लिए। राजेश जी, एफएनओ का सुपरस्टार आपसे लेंगे। चार्ट का चमत्कार कविता जी आपके जिम्मे है और मिड कैप फंडा के लिए सिद्धार्थ खेमका से होगी बातचीत। तो आप लोग अपने ट्रेड्स निकालें। तब तक गाबा जी, मुथूट फाइनेंस पे स्थिति बताइएगा। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है 1278 के आसपास, लेकिन क्या टिक पाएगा? देखिए, अपमूव थोड़ा मिला है मुथूट फाइनेंस में, ट्रेड कर रहा है 1274। उसके बाद थोड़ा अपर रीजन में सेलिंग है, लेकिन बाय मोड पर है। स्टॉप डीप है 1250 का। अपमूव ऑन है, हो सकता है 1300 चला जाए मंडे तक, लेकिन लगता है बाय मोड पर है। वीकनेस नजर नहीं आती, प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है, वीकनेस नहीं। तो मुथूट फाइनेंस ओके, तो ये वीकनेस नहीं है, लेकिन देखते हैं यहाँ से आगे की सिचुएशन क्या बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा, फटाफट से चार का चौका की शुरुआत कर ही देते हैं। मानस, बताइए आपका ट्रेड। देखिए, मेरा ट्रेड बर्जर पेंट्स के ऑप्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बर्जर पेंट्स देखेंगे तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं। उसके ऊपर स्टॉक निकल गया है, तो रिगेन कर लिया उन एवरेजेस को। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिले बर्जर पेंट्स में। तो बर्जर पेंट्स के एट द मनी कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 760 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। माफ करिएगा, 580 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। ₹7.60 का ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। ₹4 का स्टॉप लॉस लगाना है और 15 से ₹16 तक के टारगेट इस ऑप्शन में 580 के कॉल ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए 580 का कॉल तेजी वाला ट्रेड है। बर्जर पेंट्स इस समय मानस की तरफ से बाय साइड की रिकमेंडेशन आती हुई। राजेश जी, बताइए एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा जी, देखिए यहाँ पे अगर आप टीसीएस का स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है ये एक कॉन्ट्रा ट्रेड का सेटअप है। यहाँ पे इसने अपने 100 डे में का सपोर्ट लिया है और सुबह से अगर आप देखें तो इसमें रिकवरी है, वो रिकवरी के बाद साइडवेज। तो मुझे लगता है कि ये बाजार जिस तरह से ये पकड़ के रखा है, प्रोबेबली टीसीएस यहाँ से थोड़ा बाजार को पुश देने की हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड का सेटअप लिया है टीसीएस। इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस रखे 3460 का और इसका जो टारगेट है वो है 3535 का। सो टीसीएस इज अ कॉन्ट्रा बाय। ओके, टीसीएस यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय है 3486 पे। और अब कविता जी से ट्रेड पिक करते हैं। और कविता जी, चार्ट पे क्या पिक करेंगे आप? चार्ट का चमत्कार। चार्ट का चमत्कार में ग्रेंजी कैश काउंटर देखेंगे, दैट इज बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना है। उन्होंने हायर टाइम फ्रेम फ्लैग जो है वो अपने टारगेट्स की तरफ अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। सो मोमेंटम काउंटर है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे जो ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हैं। 1565 का एसएल मेंटेन करना चाहिए। 1610 1620 की प्राइस टारगेट्स। ओके, बीएससी लिमिटेड क्या गजब का पिछले 6 महीने इस स्टॉक के लिए रहा है। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा बीएससी। अब एक सेकेंड, मैंने एनएससी लिख दिया गलती से, इट्स बीएससी। और यस, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 1585 पे ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। और आप समझ लीजिएगा कि 21 अप्रैल से लेकर अब तक क्या गजब अप ट्रेंड में रहा है। 400 रुपये से 1585। मेरे ख्याल से इस टाइम फ्रेम में इससे बड़ा कोई मूवर नहीं रहा होगा। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं और आज का मिड कैप फंड समझते हैं। सिद्धार्थ जी, क्या पिक कर रहे हैं आप?
सो वीरू एक हट के सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस स्पेस में कंपनी है एवलॉन टेक्नोलॉजीज। मार्केट कैप 3,500 करोड़ का है। ये कंपनी जो है ये फुल्ली इंटीग्रेटेड ईएमएस प्रोवाइडर है और इंडिया की एकमात्र कंपनी है जिसके पास एक फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस में है। तो इससे फायदा क्या है कि कंपनी जो है एक हाइब्रिड मॉडल जो मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच है जहाँ पे कि फुल्ली ऑटोमेटेड वर्क यूएस में करता है और लेबर इंटेंसिव जो वर्क है वो इंडिया में करता है, जिसकी वजह से ये एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम बेस ऑफ कस्टमर्स को सर्विस दे सकता है। और इनका जो फोकस है वो 2-3 सेक्टर्स में है। एक है क्लीन एनर्जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें लगता है कि फोकस है ग्लोबल जो कंपनीज का। दूसरा मोबिलिटी और तीसरा इंडस्ट्रियल्स। सो ये तीनों स्पेस में हमें लगता है काफ़ी ग्रोथ है। रिटर्न रेशियोज को देखें तो जो एवलॉन टेक्नोलॉजीज तो AVALON एवलॉन टेक्नोलॉजीज AVALON की दिक्कत है, हम फायर नहीं कर पा रहे हैं स्टॉक, लेकिन आप अपना कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं और टारगेट भी। सो एवलॉन टेक्नोलॉजीज जो मैं बोल रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है एंड जो इनका फोकस है क्लीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल्स और मोबिलिटी साइड पे। यहाँ काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ये एकमात्र इंडियन कंपनी है जिसका फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस में भी है। रिटर्न रेशियोज काफ़ी इंप्रूव होंगे जो 13% से लेकर हमें लगता है कि अगले 2-3 सालों में 20% पे आ जाएगा। नेट प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बेटर है, काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और जो इसके वजह से हमें लगता है कि जो ग्रोथ की वजह से टारगेट प्राइस है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। हमारा टारगेट 730 का है जो कि ऑलमोस्ट 35-40% अपसाइड देता है करंट लेवल से। सो हमारा जो मिड कैप पिक है वो एवलॉन टेक्नोलॉजीज है। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड आता हुआ एवलॉन टेक। फटाफट से मैं वो ट्रेड्स रिकैप कर रही हूँ। शुरुआत हमने बर्जर पेंट के साथ की थी। 580 का कॉल दरअसल मानस ने सुझाया। तेजी की पोजीशंस यहाँ पर, फिर आया टीसीएस। राजेश सातपुते का पिक है जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी उनको भी तेजी की तरफ ही दिखाई दे रही है। बीएससी पसंद है कविता जैन को और एवलॉन टेक्नोलॉजीज की अभी बात सिद्धार्थ खेमका कर रहे थे। लेकिन 2 स्टॉक्स जिनमें आज खासा दबाव है और एक स्टॉक जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बिकवाली के ग्रिप में आ चुका है वो है IGL। दरअसल दिल्ली सरकार की नई एग्रीगेटर पॉलिसी के बाद स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और 2 ट्रेडिंग सेशंस में 17% का नॉक ले चुका है। पॉलिसी के तहत सभी कमर्शियल गाड़ियों को 2030 तक बदलना होगा। इवन CNG गाड़ियों को EV करना होगा। इसी पर और डिटेल्स लेने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत को। लक्ष्मण जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से जिस दिल्ली सरकार की पॉलिसी की चर्चा है वो है एग्रीगेटर पॉलिसी। और एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत मकसद ये है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जाए और उस पॉलिसी की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत साहब। सर आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि 2030 तक सभी एग्रीगेटर के बेड़े में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बजाय बैटरी गाड़ियाँ होंगी, ये सुनिश्चित करने का टारगेट दिया गया है। तो इस टारगेट को पूरा करने का रोड मैप क्या होगा और इसके पीछे सोच क्या है? देखिए, जो कैब एग्रीगेटर की बात कर रहे हैं 2030 तक जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, चाहे वो पैसेंजर वाली कैटेगरी में है चाहे डिलीवरी वाली कैटेगरी में है, तो उसमें 2030 के बाद कोई भी एग्रीगेटर का फ्लीट में व्हीकल जो है वो नॉन इलेक्ट्रिक नहीं हो सकता। लेकिन 2023 से लेके 2030 तक उनको अलग अलग स्लैब्स दिए गए हैं कि जो भी न्यू व्हीकल जो ऑन बोर्ड होगा उनकी फ्लीट में सब ग्रेजुअली उनको अपनी जो फ्लीट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट की तरफ बढ़ाना है। और जो मौजूदा उनके पास फ्लीट है उसको किन किस्तों में हटाएंगे, उसका क्या रोड मैप है? सो डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी कि वो किस कैटेगरी में है। अगर आप पॉलिसी को ध्यान से देखें जो कैब एग्रीगेटर पॉलिसी है तो उसमें स्पेसिफिक टारगेट्स दिए हुए हैं कि 2 व्हीलर का कितना % है, जैसे फर्स्ट 6 मंथ्स में 5% है, अगर 4 व्हीलर है तो उतना % है। वो पूरा चार्ट एक दिया हुआ है, उसमें क्लियरली जो भी गोल्स हैं वो डिफाइंड है। लेकिन ब्रॉडली अगर आप समझेंगे तो ये है कि 2030 के बाद कोई भी एग्रीगेटर है, चाहे वो पैसेंजर वाली कैटेगरी में है चाहे डिलीवरी वाली कैटेगरी में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही अलाउड होंगे दिल्ली में।
तो ये जिस तरीके से 2030 का हम लोगों ने एग्रेसिव टारगेट रखा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से दिल्ली में मौजूद है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक अलग से रणनीति बनाई जा रही है? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हम अपनी जो दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है जो 2020 में उसको हमने नोटिफाई किया था, उसके तहत लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो चार्जिंग पॉइंट्स की है या चार्जिंग स्टेशंस हैं या स्वैपिंग स्टेशंस हैं, उस पर लगातार काम चल रहा है। और पूरे देश में दिल्ली नंबर 1 पे है आज के दिन। आपको याद होगा कुछ 2-3 साल पहले हम ये कहा करते थे कि भाई माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि दिल्ली ईवी कैपिटल बने, लेकिन अब जो आंकड़े हैं जो सामने आ रहे हैं और जो डेटा पॉइंट्स सामने आ रहे हैं, उसमें हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि दिल्ली इज़ द ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन एवरी फ्रंट। चाहे वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे अगर बसों की बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन चल रहा है, अभी दिल्ली इज़ द नंबर 1 स्टेट पूरे देश में, और 2025 तक ये दिल्ली में सबसे ज़्यादा अमंगस्ट दी जिनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस होगा पूरे दुनिया की हम बात कर रहे हैं। लगभग 8000 बसेस जो हैं वो दिल्ली की फ्लीट में होगा। तो आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग ऑन ऑल दी फ्रंट्स। कोई भी फ्रंट हमने उस प्रकार से छोड़ा नहीं है। और दिल्ली की अगर हवा को हमें साफ़ करना है, पोल्यूशन लेवल हमें अगर नीचे लेके आने हैं, तो आई थिंक जो नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको प्रमोट करना हमारा पहला उद्देश्य है। बिल्कुल, यही मैं आपसे समझना चाह रहा था, चूंकि नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल जो है इसको बढ़ावा देना है, चूंकि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जाए। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये है, जब से पॉलिसी आई है, कि इससे पहले जो गाड़ियां चल रही थी उनमें से अधिकांश गाड़ियां गैस पे चल रही थी, सीएनजी पे चल रही थी, वो भी एक नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल माना जाता है। तो ऐसे में उस नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल को हटा करके बैटरी पर रिप्लेस करने के पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, सीएनजी का भी ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉन पोल्यूटिंग नहीं है। इसमें जो एमिशंस हैं वो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में कम है, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि ये बिल्कुल नॉन पोल्यूटिंग है। अगर हम बिल्कुल कहें कि ज़ीरो एमिशन जो है वो आज के दिन अगर कोई फ्यूल है तो फिर वो बैटरी के द्वारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी उस फील्ड में है, बट हाइड्रोजन जो टेक्नोलॉजी है उसको स्टेबलाइज होने में और कमर्शियली उसका यूज़ करने में टाइम लगेगा। इट मे टेक कपल ऑफ ईयर्स जब ये छोटे व्हीकल्स में, पैसेंजर व्हीकल्स में यूज़ किया जा सके, बिकॉज इट्स वेरी, हाइड्रोजन जो है इज़ वेरी वॉलेटाइल, तो उसको हैंडल करना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का पूरा नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना, इट मे टेक कपल ऑफ ईयर्स। तो आज के दिन अगर हम बात करें नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल की, अगर आप हमारी बसें देखें तो उसमें हमने क्लियरली लिखा है इट इज़ 100% इलेक्ट्रिक एंड ज़ीरो एमिशन। तो दिल्ली में पोल्यूशन का पिछले लगभग जब से आम आदमी पार्टी 2015 से है, तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में हमने बहुत डायनेमिक स्टेप्स लिए हैं एंड वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप्स, और 25 से 30% पोल्यूशन रिड्यूस किया है दिल्ली की जनता को साथ लेके। और जब हम कह रहे हैं कि ये 25 से 30%, ये हमारा कोई डॉक्यूमेंट या पेपर नहीं है, दीज आर रिपोर्ट्स of central government and these are reports which have been tabled in the parliament which says that 25 to 30% reduction in pollution has happened in Delhi। तो अगर इसको हम और आगे लेके जाना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की जब हम बात करते हैं और दिल्ली में जो व्हीकल्स की संख्या है वो अच्छी खासी है, तो उसका लगभग टोटल पोल्यूशन में से 18 to 20% जो पोल्यूशन है वो वाहनों की वजह से है, व्हीकल्स की वजह से है। तो अगर सोचिए हम पूरा दिल्ली को हम चाहते हैं कि फर्दर रिडक्शन हो पोल्यूशन में, हवा साफ हो, बिकॉज पोल्यूटेड एयर अफेक्ट्स एवरीबडी, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, माताएं हैं, बहनें हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट कि हवा को जो है साफ करना है। एंड इन एवरी स्कीम और पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो हमने बड़ा उसको एग्रेसिवली हम उसको परसू कर रहे हैं। जैसे आज दूसरी जो हमने प्रीमियम बस एग्रीगेटर जो स्कीम हमने सीएम साहब ने अभी अनाउंस किया, उसमें भी देखेंगे तो जो प्रीमियम बसेस का लाइसेंस है
अगर वो इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर कोई लाइसेंस फी नहीं है। उसी प्रकार से जितनी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसमें जितने इंसेंटिव्स हैं, चाहे वो कैश हैं या दूसरी तरह के इंसेंटिव्स हैं, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उस पर वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। एक सवाल मेरा ये है कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आने के बाद जो आपने टारगेट दिया है 2030 तक का, तो क्या ये माने कि सीएनजी का कारोबार लगभग दिल्ली से खत्म हो जाएगा? सीएनजी पेट्रोल पंप जो खुले हुए हैं उनकी बहुत ज़रूरत नहीं रह जाएगी? नहीं, देखिए, मैं एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड आई कैन नॉट, रादर हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई सीएनजी को बिल्कुल बंद करना है। लेकिन अगर हमें दिल्ली वासियों के लिए अगर हमें शुद्ध हवा देनी है, साफ़ हवा देनी है, तो प्रायोरिटी दिल्ली गवर्नमेंट का ये है कि जिस भी तरीके से हमें पोल्यूशन को रिड्यूस हम कर सकें तो हमें उसमें एग्रेसिवली उसको परसू करना है। एंड एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर व्हेन आई सी दैट हाउ ट्रांसपोर्ट कैन पिच इन, हाउ ट्रांसपोर्ट एज अ डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, तो फिर नंबर 1 जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं या हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जैसे हमारी एक बस जो है दिन में मिनिमम 200 किलोमीटर चलती है, उसी प्रकार से जो टैक्सीज़ हैं जो डिलीवरी वाले सेगमेंट में हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो काफ़ी चलते हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट व्हीकल्स। जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हैं, वो दिन में लगभग ऑटो जैसे है, वो लगभग 150 से 200 किलोमीटर एवरी डे वो कम्यूट करता है। तो हमारा टारगेट है कि इन जो इस तरह के जो व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक की तरफ उनको मोटिवेट किया जाए, उनको कन्विंस किया जाए, ताकि जो जितना भी पोल्यूशन है इन व्हीकल से वो कम हो और हवा जो है वो साफ हो। बिल्कुल, आपकी मंशा बिल्कुल साफ है कि हवा साफ हो, प्रदूषण हटे और दिल्ली वाले खुली हवा में सांस ले सके। लेकिन 2 छोटे छोटे सवाल है। चूंकि आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के नाते हम ये नहीं कह सकते कि सीएनजी अपना कारोबार बंद कर ले या समेट ले, लेकिन एक इन्वेस्टर होने के नाते जो आदमी लाखों करोड़ रुपए लगा रहा होता वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके, लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहा होता है। हम लोगों ने महज 15 से 20 साल में सीएनजी के बाद हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की बात कर रहे हैं, तो ये एक निवेशकों के लिए ये सेटबैक ना कहा जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगले 5 साल बाद हम लोग किसी और दूसरे नॉन पॉल्यूटिंग ऑप्शन पे चले जाएं। तो ये एक पॉलिसी में निरंतरता जो होनी चाहिए उसका डर कितना सही है? देखिए, द एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स। तो अगर उस प्रकार से अगर दैट इज कॉल ऑफ दी मतलब वो तो जो प्रोमोटर है और जो बिजनेसमैन है उसको सेंस करना है वेयर दी स्टेट और अ कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स। अगर पूरी दुनिया जो है आप अगर बाहर की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करें, नॉर्वे है, स्वीडन है, आई कीप सीइंग सो मेनी ट्वीट्स एंड आर्टिकल्स जिन्होंने पूरा अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नॉन पोल्यूटिंग सोलर उस पर कर दिया है, या टाइडल जो वेव से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई थिंक इवन इंक्लूडिंग अदर कंट्रीज दे आर वेरी एग्रेसिवली परसुइंग एंड दे आर मेकिंग बिग सोलर फार्म जहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में मेगावाट्स में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज कॉल ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेसमैन और जो बिजनेस रन कर रहे हैं कि आई एम श्योर उनके पास भी पूरी टीम है और दे आर डूइंग देयर ओन रिसर्च एंड दे हैव टू सेंस वेयर द फ्यूचर बिलोंग्स टू। तो एज अ मिनिस्टर आई कैन नॉट से कि उनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए या कौन से बिजनेस में उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कहाँ से एग्जिट करना चाहिए, बट आई एम श्योर उनकी जो लीगल टीम्स हैं, जो फाइनेंस टीम्स हैं, दे विल एडवाइज देम अकॉर्डिंगली। एक सवाल मेरा और है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक जो चिंता होती है वो है इसकी कीमत। शुरुआती कीमत भी ज़्यादा होती है, बैटरी ख़राब हो जाएगी तो बैटरी बदलने की भी कीमत ज़्यादा होती है। तो इस कीमत को कम करने के लिए या फिर आम लोग टैक्सी पर कम बोझ पड़े, इसके लिए क्या किसी तरह की सब्सिडी देने पर सरकार विचार करेगी? नहीं, सब्सिडी तो हम बिल्कुल आई थिंक वी हैव
अभी तक दिल्ली सरकार ने 2020 से लेकर अभी तक, अगर मैं आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, बट अभी कुछ दिन पहले जब हम किसी कॉन्फ्रेंस में थे तो वहाँ पर आई थिंक ऑलमोस्ट 130 करोड़ दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी दे चुका है। तो वो सब्सिडी देने का लॉजिक यही है कि फिलहाल चूँकि टेक्नोलॉजी नई है, तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। आज के दिन अगर किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट जो है वो बैटरी की है, लेकिन जो हम देख रहे हैं एवरी ईयर दी प्राइसेस जो है वो ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। सब्सिडी देने का जो पीछे लॉजिक था और जो रैशनल था वो यही था कि फ़िलहाल उसको एक विद इन द रीच हर एक पर्सन के लेके आएँ। और सब्सिडी तो आज भी है, वी आर गिविंग आई थिंक एनीवेयर फ्रॉम 30,000 टू ऑलमोस्ट 1,50,000 डिपेंडिंग ऑन दी बैटरी का क्या साइज़ है पर किलोवाट आवर, उसकी कैपेसिटी क्या है। एंड वी इवन इन दी जो हमारी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2 जो वर्जन अभी कुछ टाइम में लॉन्च होगा, उसमें भी हम सब्सिडी का कंपोनेंट जो है वो कंटिन्यू रख रहे हैं। और जो रेट्रो फिटमेंट जो है, जैसे कुछ पुरानी गाड़ियां हैं, देयर आर सो मेनी कंपनीज जो उनको रेट्रोफिट करके उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इन जैसी कंपनीज को भी हम कैसे प्रमोट कर सकें कि नए व्हीकल में तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन जो पुराने व्हीकल्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको भी कुछ ना कुछ सब्सिडी मिल जाए। बट आई थिंक हैविंग सेड दैट, आई थिंक फ्रॉम डे वन आई हैव बीन सेइंग दैट अगर दिल्ली की सड़कों पे या कोई भी देश में अगर मैक्सिमम व्हीकल्स हमें देखने के वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, तो इवन दी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे ऑल्सो हैव टू डू देयर R&D एंड द रिसर्च, ताकि ये कॉस्ट जो है कम आए और एक कॉमन मैन आम आदमी की रीच में जो व्हीकल है वो आए। बिल्कुल। इसमें गहलोत साहब, क्या जो आपने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, एग्रीगेटर पॉलिसी के अलावा एक EV पॉलिसी है जो फेज 1 हो चुका है, अब दूसरे चरण को लाने की आप बात कर रहे हैं, वो किस तरह से पहले से अलग होगा और कब तक ये ऐलान होता देख सकते हैं? हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2 जो नेक्स्ट वर्जन है वो हम अभी तक लॉन्च हमें कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से उसमें लेट हुआ है। और वी हैव बीन टेकिंग लॉट ऑफ फीडबैक एंड सजेशंस फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है उनसे भी हमने मुलाकात की है। आई थिंक वेरी सून, मे बी इन अ मंथ और 2 वी विल कम आउट विद इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2। उसमें कुछ और चीज़ें अलग होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 1 से अगर आप कंपेयर करें तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत साहब अब समय निकालने के लिए और CNBC आवाज़ से बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री जो अपनी बात को कहते हुए कि जो एग्रीगेटर पॉलिसी है उसमें आखिर क्यों EV को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है। और वापस चलते हैं स्टूडियो हर्षदा के पास। शुक्रिया लक्ष्मण। एक बड़ी एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट और IGL का स्टॉक हमने देखा है कल से ही काफी ज्यादा धक्के खा रहा है, आज भी इस चर्चा के दौरान 12% नीचे। एक काम करेंगे, इसी मुद्दे को आगे डिटेल में चर्चा में रखेंगे। राहुल अरोरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं निर्मल बंक के, उनसे बातचीत होगी, लेकिन फटाफट से एक 30 सेकंड का ब्रेक लेकर आते हैं। साल में खास कोई बदलाव नहीं, अभी भी दबाव के घेरे में निफ्टी बैंक और मिड कैप्स जो करीब 500 पॉइंट नीचे थे वहां पर थोड़ी सी रिस्पाइट आई है, लेकिन अब भी 432 अंकों का ही नुकसान देखने को मिला है। हमारे साथ अब निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO राहुल अरोरा है। राहुल, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट बाजार की पल से पहले IGL MGL जैसे प्लेस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में इतना तगड़ा झटका जो इसे लगा है, और आप सुन रहे थे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने वो पॉलिसी लगभग तय है, फाइनल अप्रूवल आना बाकी है। ये एक पॉलिसी चेंज पूरे फॉर्चून्स IGL के शायद बदल देगी। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो आई थिंक ये IGL के लाइफ में मुझे ऐसा एक दूसरा इंस्टेंस याद आ रहा है। आई थिंक पहला कुछ 10-12 साल पहले था जब रातों रात नेटवर्क टैरिफ्स जो थे वो 60-70% से गिर गए थे, और आई थिंक उस साल आई थिंक FY12 या FY13 में IGL का ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट्स वाइप आउट हो चुके थे। आई थिंक अगर इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 2-3 दिन में ऑलमोस्ट 50-60% का फॉल आया था। तो इट इज गॉट अ सेंस ऑफ डेजा वू टू इट, सो टू स्पीक।
इसमें दो तीन चीजें हैं हर्षदा जी। आई थिंक फर्स्ट इज दिस इज फॉर एग्रीगेटर्स। जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीगेटर्स आर नॉट मोर देन 10% ऑफ द फ्लीट फॉर IGL। इफ दैट इंडीड इज द केस, देन आई थिंक यहाँ तक ये फॉल हो चुका। आई थिंक इसके बाद नहीं होगा, बिकॉज दिस डज नॉट अप्लाई टू काली पीलीज एंड ऑल ऑफ दैट राइट नाउ, नॉट डज इट अप्लाई टू प्राइवेट व्हीकल्स। दिस इज प्रिडोमिनेटली फॉर एग्रीगेटर्स। और जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये उन एग्रीगेटर्स पे है जिनके पास 25 से ज्यादा गाड़ियां हैं। दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि शायद एग्रीगेटर्स का 30% शेयर है IGL के लिए। It is debatable. I think yeah. I will go by what my analyst has suggested, which is roughly about 10%. I think अगर 20% का भी ले लेना हमारा ना उनका, आप स्टॉक प्राइस का इम्पैक्ट तो देख ही रहे हैं। ऑब्वियसली कैश फ्लो से इम्पैक्ट होंगे, अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होंगे, बट देर इज अ मच लार्जर वर्ल्ड बियॉन्ड जस्ट द एग्रीगेटर्स फॉर CNG। आई थिंक अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही देखें तो दे देमसेल्व्स हैव बीन प्रमोटिंग क्लीनर फ्यूल। इट्स नॉट दैट दे हैव गॉन स्ट्रेट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ वांट्स कन्वर्जन टू CNG। ये एक कंसेंसस है हर्षदा जी कि डीजल इज अ फ्यूल ऑफ द पास्ट, वो समझ में आता है। बट CNG, आई डोंट थिंक वी आर टेकिंग अ कॉल दैट इज समथिंग ऑफ द पास्ट। ऑब्वियसली इसके कैश फ्लो कैपेक्स पे भी इसका असर पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर आप एन नंबर ऑफ स्टेशन, जैसे आपके अभी संवाददाता उन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात कर रहे थे, अगर मेरा 100 करोड़ का कैपेक्स है और उसका मुझे पता है कि अभी 15-20% हिट होने वाला है, तो उस बेसिस पे मेरी रेवेन्यू भी कम हो जाएगी, मेरे कैश फ्लोज भी कम हो जाएंगे। बट आई थिंक यहाँ से ज़्यादा मुझे लगता है एग्जैजरेशन हो जाएगा। ऑब्वियसली ये एक रिस्क हमेशा से था। इवेंचुअली थिंग्स गेटिंग टू EVs, ये 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स प्रिडोमिनेटली एग्रीगेटर्स पे आया है। बट यू नो, टू इमेजिन दैट CNG एज अ फ्यूल इज गोइंग टू बी डन अवे विथ, I don't think so. So obviously they say in English, right, you don't catch a falling knife. तो आज की डेट में अगर मैं किसी को जाके बोलूं भी कि the price is attractive, कोई लेगा नहीं, आई थिंक सबसे पहला स्टॉप ये होगा हर्षदा जी कि जो IGL MGL के शायद क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगे अगले 2-3 हफ्ते में, वो क्या बोलते हैं इस पे। यू नो, माई माइंड गोज बैक टू ITC ऑल्सो इन अ वे हर्षदा जी। आई थिंक बिकॉज जिस तरह का टैक्सेशन ITC पे होता था, लटकी रहती एग्जैक्टली। तो आई थिंक अगर ऐसी चीजें होती रही तो हाउ डू यू मेक अ गुड एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? सो ऐसा भी नहीं है कि कुछ कंसल्टेटिव पेपर था, दिस हैज गॉन स्ट्रेट फॉर अप्रूवल। तो आज की डेट में अगर मैं फंड मैनेजर हूँ एंड आई एम होल्डिंग हाइपोथेटिकली 500 crores वर्थ ऑफ IGL, माई जॉब्स ऑन द लाइन, बिकॉज आई विल बी अंडर परफॉर्मिंग मैसिवली। एंड यू नो, आई थिंक मैं उस फंड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन साउथ इंडिया की बड़ी फंड है। जब 2012-13 में हुआ था, दे वर होल्डिंग ऑलमोस्ट 9% ऑफ IGL, एंड आई थिंक वन ऑफ द सीनियर फंड मैनेजर्स एज अ रिजल्ट हैड टू लूज हिज जॉब बिकॉज दैट वाज द इम्पैक्ट। तो यू नो, देयर आर रिजल्टेंट इम्पैक्ट्स। वातावरण पे जो असर पड़ेगा, ये डायरेक्शनली सही है। जो दिल्ली सरकार या भारत सरकार सोच रही है CNG या EVs का, डायरेक्शनली सही है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा कैविएट ये भी होगा हर्षदा जी कि आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करेंगे। हालांकि ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2025 और 30 के टारगेट्स दे दिए हैं, बोलना अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। और जैसे आपके रिपोर्टर ने पूछा, बहुत ही वैलिड सवाल पूछा है कि द कॉस्ट ऑफ बाइंग दिस प्रोडक्ट, यू नो, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू डिटेल, बट मैं मर्सिडीज के EQS लॉन्च में था। आई एम श्योर आप लोगों ने भी प्रोफाइल किया होगा एज अ चैनल। कहाँ बिका है? You know, it is a fantastic car, you know, and it had got great reviews. Autocar had given it fantastic reviews, but biki nahi hai. So I think charging infrastructure is a very, very important thing. But मेरे हिसाब से I think the fall is done. Okay. But it will not give people the confidence to come in and buy immediately. I think they'll want to hear from the management. और वो शायद जब तक इनके आंकड़े ना आए क्वार्टरली के, क्योंकि सब साइलेंट पीरियड में होंगे अभी। बट अगर आई मीन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक, अगर मैं IGL MGL हूँ, मैं इस मुद्दे पे बोलूँगा भी क्या? क्योंकि अगर ये मुझ पे थोपा गया है, आई हैव टू कंप्लाई विथ इट। आई जस्ट हैव टू थिंक के अब नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या है। ये मैं एक्स्ट्रा, बट चाहे वो 10% हो, 20% हो, वट एवर इज दैट नंबर, they will have to find those people somewhere else now. They will have to hope for faster conversion. So, my bigger worry is कि ये दिल्ली ने किया है, बाकी अगर राज्य ये करने लगे तो भारी तो पड़ेगा ही बाकी प्लेयर्स पर। But of course that's a very long way off. अच्छा, कंसिडरिंग हम ये पॉलिसी चेंज की बात कर रहे हैं, डेल्टा कॉर्प के फॉर्च्यून्स का क्या होगा? क्योंकि डेल्टा को 2 नोटिसेस मिल रहे हैं which is far above their मार्केट कैप एज वेल। यहाँ पर निवेशकों को क्या करना है? क्योंकि कोशिश कर रहे हैं लोग थोड़ा सा खरीदारी करने की। जितना टूटना था टूटा, लेकिन क्या और टूट सकता है?
So I will give you my view as an observer because we don't track this stock as such. But unfortunately for Delta Corp, ये एक ही कंपनी है जो इस बिजनेस में हो और लिस्टेड है. So जो उनको करना है अकेले ही करना है. It's in a way IGL, MGL के साथ भी यही हो रहा है. It's almost targeted at 1 or 2 companies only. But जैसे आपने कहा, I don't think it's just 1 year's profits. I think it wipes out multiple years profits. जो उनकी रूलिंग आई है, आई थिंक 11,000 करोड़ प्लस की आई है. एंड आई थिंक एनुअल प्रॉफिट्स ये हो सकता है, ये आई डोंट इवन नो हाउ मेनी इयर्स प्रॉफिट्स दिस इज. बट वंस अगेन आई डोंट थिंक इट, if you want to go down this road, I think maybe an Azara may not be a bad idea as opposed to playing just a Delta Corp, because they're not exactly comparable, Harshita ji, but I think कहीं ना कहीं ये जाके नदियाँ मिलती हैं in a strange sort of parallel way. But again it comes down to the same thing, Harshita ji. I think ITC underperformed for so many years because of all this. Why do you want to buy businesses that are regulated or there is a regulatory overhang? I think बाजार में और बहुत सारे opportunities हैं. मैं मानता हूँ निफ्टी 19.5-20 के बीच में है, तो आप निवेश करते समय 10 बार सोचेंगे कि यहाँ से कैसा पैसा बन सकता है. बट वाई इन्वेस्ट योर मनी इन एनीथिंग दैट हैज़ अ रेगुलेटरी ओवरहैंग? यू विल नॉट स्लीप वेल एट नाइट. तो और बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो FMCG में हो, फार्मा हो, बैंक्स में हो, IT में हो, वगैरह वगैरह. आई थिंक बट unless somebody put a gun to my head now, I don't think I'd be wanting to buy names like Delta Corp in a hurry. जी हाँ, आप यकीन मानिए राहुल, जब मेरा प्रश्न जो था वो हर्षिता ने छीन लिया, मैं भी डेल्टा कॉप ही बात करने वाला था. और आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि आज चर्चा हो रही है हादसों पर चर्चा, चाय पर चर्चा नहीं, हादसों पर चर्चा. IGL हो गया, डेल्टा हो गया. अब आते हैं थोड़ा अर्निंग सीजन पे. बजाज ऑटो इस अर्निंग सीजन का अब तक का सबसे इंप्रेसिव नंबर, और आप प्राइस रिएक्शन देखिए राहुल, क्या गजब कर रहा. और आई थिंक ये जो टेन्योर था, आई मीन लास्ट नवंबर से लेके ये नवंबर तक, मतलब अक्टूबर का एंड ऑलमोस्ट, इसके करियर का सबसे बड़ा वर्टिकल राइज मिला है आपको. आप हमेशा थ्योरी पे काम करते हैं कि एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के बाद एक अच्छे पॉइंट पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए. इस प्राइस पर आपका व्यू क्या है बजाज ऑटो में? सो आपको याद होगा वीरू कि हमने जब पहले भी चर्चा की है, आई हैव ऑलवेज सेड कि दिस इज अ सेक्टर विच इज I would prefer to play through Hero, but obviously जिस तरह का मार्केट शेयर गेन और जिस तरह की ट्रैजेक्टरी बजाज ऑटो भी दिखा रहा है, and I think the fact that they are now entering and taking on some of the premium motorcycles, it looks interesting. I don't think ऐसे कोई valuations इतने demanding हैं, क्योंकि जिस तरह के numbers आए, जैसे आपने कहा था, I think volume growth should be in high single digits to low double digits. मॉनसून इतना भी कोई ख़राब नहीं था. वे आर एंटरिंग इनटू अ मैरिज सीजन एंड फॉलोड बाय इलेक्शंस. कुछ स्टेट इलेक्शंस दिसंबर में भी हैं, और नवंबर दिसंबर में, और फिर आपका जनरल इलेक्शन जो नेक्स्ट ईयर मई में होगा. I think there is a good tailwind for this sector. I think both for premium as well as for mass. I would say I would still be a buyer in Hero Viru. I think the toss-up for me would be buying either Bajaj Auto or TVS, and then Eicher. So I think that's the way I would look at it. Eicher for sure. Maybe Hero for sure, and one of either Bajaj Auto or TVS. And जिस तरह के आंकड़े जैसे आपने बताया, आई डोंट थिंक ऐसी कुछ कंपनीज हैं, जैसे अगर आप IT को भी देख लें वीरो, आई थिंक सारे IT कंपनीज हैव बीन सॉफ्ट, बट एक लार्ज कैप कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए और वो भी 5% ऊपर था, बजाज ऑटो 6% ऊपर था. तो आई थिंक हर एक सेक्टर में आपको ऐसे एक दो अगर आउटलायर मिल जाए, देन आई थिंक देयर इज अ केस टू बी राइडिंग दिस. सो वुड आई बाय बजाज ऑटो इवन टुडे? प्रोबेबली यस. ओके, चलिए बजाज ऑटो पे ये आज स्टॉक याद रखिएगा अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है. और अगर मैं इस चार्ट को कुछ देर के लिए वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करूं बजाज ऑटो के, तो मेरे ख्याल से इसके करियर के सबसे मजबूत हफ्ते जो गेन देखे गए हैं उनमें से एक रहा. अच्छा, अब आते हैं कुछ और स्पेसिस पे. हमें यहाँ पे ऑटो की बात कर ली हमने, और आपने अब मोटा मोटी बैंकों के कुछ नंबर्स देख लिए हैं. इंडसइंड बैंक के नंबर्स देखे आपने. अभी बैंकों में आप लोग क्या कैरी कर रहे हैं, मतलब स्पेशली इस अर्निंग के बाद, इन अर्निंग्स के बाद जो कि अभी तक ड्यू हैं? आई मीन कल ICICI बैंक के नंबर्स भी आएंगे. क्या और ऐड कर रहे हैं आप, और क्या थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं? देखिए वीडियो, इसमें आपका टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आई थिंक अगर आप सिर्फ 3-6 महीने के व्यू से खेल रहे हैं, तो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ अ रिटर्न द बैंक निफ्टी कैन एक्चुअली गिव यू. लेकिन अगर आपका थोड़ा लंबा व्यू है, तो देन आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी द काइंड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स वी हैव गॉट फ्रॉम बैंकिंग.
एक आधा ऐसा स्टॉक याद आता है इस अर्निंग सीजन में जहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रेशर थोड़ा शायद ज़्यादा था, लेकिन बाय एंड लार्ज या तो बॉटम आउट हो गया है या कुछ बैंकों में एक्चुअली आपको निम्स एक्सपैंड होते हुए भी देखे हैं। एसेट क्वालिटी में ज़्यादा ऐसे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। मोस्टली सबके एडवांसेस जो लार्ज कैप्स हैं, इंडसइंड बैंक वगैरह जो अभी भी अब तक आए हैं, advances growth have all been in that range of 15-18%. Deposit growth also has been by and large in that range. So I think agar aap if we have taken a call that NIM compression has bottomed out, asset quality will remain stable, and your key asset and liability, which is your deposits and credit growth, are in that 15-18% range. तो जिस तरह की आज की डेट में हम ROEs देख रहे हैं लार्ज कैप बैंक्स की, जिनका आपने कुछ जिक्र किया, कल भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन सब के ROE हैं करीबन मेरे हिसाब से 15 से 18% के बीच में। ROAs इनके होंगे करीबन 2 से 3 टाइम पे। और अगर आप कुछ बैंकों की तरफ उनका वैल्यूएशन देखें, जैसे इंडसइंड बैंक, वो अभी भी 2 टाइम पे नहीं आ रहे। तो आई वुड टेक अ कॉल दैट इफ योर व्यू इज से 1.5-2 years, ये सेक्टर पे ओवरवेट रहना चाहिए। लार्ज कैप्स में ऑब्वियसली एक मर्जर का इम्पैक्ट था, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का। आंकड़े काफ़ी अच्छे आए हैं। ऑब्वियसली सम इंटीग्रेशन चैलेंजेस विल बी देयर, द रिजल्ट्स में नॉट बी एज पर लाइकिंग, बट आई थिंक जैसे मैंने कहा, अगर आपका होराइजन थोड़ा ज़्यादा है, मुझे लगता है कि यहाँ से भी आपको HDFC बैंक 25% के रिटर्न दे सकते हैं। इंडसइंड बैंक कुड रिटर्न यू अबाउट 20%। Let's see what Kotak, ICICI, RBL, etc. disclose. But जैसे मैंने कहा, I think even Bajaj Finance, on that base, to be giving you 25% plus growth, as एक तरफ से आप जैसे हम बात कर रहे थे कि the world should have been in a slowdown and India should have been in a slowdown, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा फिलहाल। तो I think people would be comfortable paying the valuations if your time horizon is a little larger. I think अगर mid cap में आपको आना है तो I think Federal would be probably our top pick over there. राहुल, एक सेक्टर जो आप काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, FMCG, व्हाट डू यू मेक ऑफ HUL ITC के नंबर्स? क्योंकि वहां पर अभी भी रूरल रिकवरी कंपनी तो कह रही है नहीं दिख रही है। सो इट्स इंटरेस्टिंग। ओवरऑल अगर मैं दूर से रिजल्ट्स देखूं, दे वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक दिस कुड लैंड अप बीइंग द थर्ड ईयर वेयर लीवर डज नॉट ग्रो इट्स सेल्स, एबिटा और पैट इन डबल डिजिट्स। तो एक तरफ से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। आई हैव बीन वेरी पैशनेट अबाउट दिस स्पेस, एज यू राइटली सेड। बट इंटरेस्टिंगली हर्षदा जी, आई थिंक अगर आप नेस्ले और लीवर के ग्रॉस और एबिटा मार्जिन्स देखें, दीज आर एक्चुअली आर मल्टी क्वार्टर हाइज, which is very interesting. I think between 7 and 11 quarter highs. So that is a positive sign. But जैसे आपने कहा, I mean कल लीवर ने भी कहा कि उनका रूरल ग्रोथ 8% था, but 8% और -9%. So अगर आप कैगर ले लें तो 2 साल का क्या ही हो जाता है। I don't think I'll be paying 45-50 times for these kind of numbers, to be extremely frank with you. जैसे मैं वीरू के सवाल पे कह रहा था कि अगर 2-व्हीलर सेल्स अच्छे कर जाएं, थोड़ी रूरल स्पेंडिंग एक्सेट्रा थोड़ा फोकस आ जाए, तो हो सकता है कि आपके वॉल्यूम ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट्स तक चले जाएं। बट सस्टेनेबली फ्रॉम हियर आई डोंट नो। इफ यू आर गोइंग टू बी पेइंग 45-50 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल फॉर दीज काइंड ऑफ नेम्स, उससे बेटर तो मैं HDFC बैंक या बजाज फाइनेंस ही ले लूँ। अब आई मीन देयर इज नो कंपल्शन दैट आई हैव टू बाय दीज नेम्स। Nestle, I was very pleasantly surprised, but ये भी है Harshada ji, it's at what, close to 67 times 1 year forward. So I mean it's like walking into a store and liking a suit or a dress up. I mean आप अगर दुकानदार आपको बोले कि ये 3000 की चीज़ है, आप इंटरेस्टेड हैं, फिर वो बोलेगा 5 आप सोचोगे, 7 पे आप बोलोगे ठीक है चीज़ बहुत अच्छी है, नहीं लेना है। सो नो मैटर हाउ गुड द रिजल्ट इज एट अ प्राइस, Nestle's results were probably the best of the three, but ITC and Lever certainly disappointed me. The only reason probably Harshada ji where I could see money coming into ITC could be because उनके रिटर्न रेशियोज अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, 30% प्लस हो गए हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ऑलमोस्ट 80% हो गया, एंड डिविडेंड यील्ड 3.5-4% हो गया। उसके चलते आपका वैल्यूएशन करीबन 25 टाइम है। तो दैट इज द ओनली थिंग आई कैन थिंक। जैसे एक जमाना था, आपको याद होगा, लोग दे यूज्ड टू बाय IT कंपनीज फॉर रूपी डेप्रिसिएशन, बायबैक्स, डिविडेंड्स। तो दैट इज द ओनली केस आई कैन मेक फॉर ITC एट दिस पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। अच्छा, इस बीच मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। 19,527 के आसपास निफ्टी 100 पॉइंट नीचे। HUL ITC टॉप लूजर्स में शामिल है। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैम, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा SBI लाइफ। SBI लाइफ का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक इस मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 1361 का प्राइस है SBI लाइफ का।
स्टॉप लॉस रहेगा 1344 का और टारगेट्स रहेंगे 1400 के, सॉरी। इनफैक्ट एक्चुअल आईटीसी में मैं पूछ रही थी, पर मेरे ख्याल में आपका बीटीएसटी ट्रेड आ गया सॉरी, मैंने 1400 के आसपास। कोई नहीं, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खरीदारी की, वो तो आपके फिर जवाब में ही समझ में आ रहा है कि वहां पर कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। अच्छा, बीटीएसटी ट्रेड्स लूंगी मैं, लेकिन पहले आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, आई बेग योर पार्डन, कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं, जिनके नंबर्स कल इनफैक्ट वीकेंड पर आएंगे और सोमवार पर को इस दिन हम रिएक्ट करेंगे। आशीष हमारे साथ है, बताइए। हाँ, क्विकली, आईसीआईसीआई बैंक पहला फोकस में ये नंबर्स हैं, और संदीप बख्शी साहब के टेन्योर में अब तक 8 तिमाहियों के नतीजे आ चुके हैं और ये आठों बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर। तो एक्सपेक्टेशंस इस बार की पहले स्क्रीन पर रखता हूं। एनआईआई 22% का उछाल, साल, ये हेडलाइन नंबर्स, साल दर साल देखते हैं हम इनको। 22% एनआईआई, मुनाफा 22.5%। एसेट क्वालिटी क्यू ऑन क्यू देखते हैं, वो स्क्रीन पर रखता हूं। माइनर डिटोरिएशन ग्रॉस एनपीए पे, नेट एनपीए लार्जली फ्लैट नजर आएंगे आपको। लोन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस बार हेल्दी देखने को मिलेगी, रिटेल और एसएमई सेगमेंट्स लीड करेंगे, तो 17% साल दर साल का जंप एक्सपेक्ट करिए। मार्जिन्स कंप्रेस हो रहे हैं, Q4 में 4.9% थे, 4.78% लास्ट क्वार्टर हो गया और इस बार शायद 15-20 बेसिस पॉइंट और रिड्यूस होंगे मार्जिन की प्रोफाइल। क्रेडिट कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहेगी क्योंकि कंटिजेंसी बफर्स एडिक्वेट है इस कंपनी के पास या बैंक के पास। एक चीज ध्यान रखिएगा, बख्शी साहब के टेन्योर में इस तरह की ग्रोथ आई थी, मार्जिन्स इंप्रूव हुए थे क्योंकि बैंक ने अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो पे फोकस किया था, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, इसको लेकर कमेंट्री। अब स्थिति थोड़ी बदल रही है। आपको याद होगा एक यूबीएस की रिपोर्ट आई थी जब बैंक्स का डाउनग्रेड हुआ था, कुछ चिंताएं थी इसी अनसिक्योर्ड पॉकेट्स को लेकर, तो कमेंट्री इंपॉर्टेंट। जहां तक कोटक महिंद्रा बैंक की बात है, कल इसके भी नंबर आने हैं और ये तो खैर दबाव इसलिए झेल रहा है क्योंकि उदय कोटक साहब का टेन्योर खत्म हो रहा है और ट्रांजिशन फेज है, और उदय कोटक साहब के नाम पे कोटक महिंद्रा बैंक एक मैसिव प्रीमियम कमांड करता था, तो अभी अनसर्टेनिटीज हैं, उसका दबाव ज्यादा है। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनआईआई 22-22.5% का उछाल, मुनाफा 18% बढ़ेगा साल दर साल। एसेट क्वालिटी जस की तस लार्जली नजर आएगी। बढ़िया लोन ग्रोथ, पिछले क्वार्टर में 17.3% की थी, इस बार भी 17% साल दर साल की होगी। दरअसल मॉर्गेज लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। हेल्दी लोन ग्रोथ परफॉर्मेंस में मदद करेगी। लायबिलिटीज की ग्रोथ हेल्दी देखने को मिलेगी। मार्जिन यहां पे भी कंप्रेस होंगे। अच्छा, मार्जिन क्यों कंप्रेस हो रहे हैं समझिए। लायबिलिटीज की रीप्राइसिंग हो रही है, यानी कि हम जो पैसा देते हैं उसमें ज्यादा ब्याज मिलना शुरू हो रहा है, तो लायबिलिटीज की रीप्राइसिंग हो रही है और यील्ड के बेनिफिट्स मॉडरेट हो रहे हैं। इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना है। तो आईसीसी के भी घट रहे थे एनआईएम, इनके भी घटेंगे। इनके भी 15 बेसिस पॉइंट्स घट के शायद 5.4% के आसपास पहुंचे। ओवरऑल एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्लिपेजेस कंटेन्ड होंगे। सुपीरियर एनआईएम आज भी कमांड करता है, तो आरओएस करीब 2.4% के फिर से कोटक महिंद्रा बैंक डिलीवर करेगा। तो नंबर्स लार्जली दोनों के ठीक ठाक ही आने चाहिए। ठीक ठाक नंबर्स आने चाहिए, देखते कितने ठीक है सोमवार को। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। अच्छा, इस बीच जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आ चुके हैं। 2773 करोड़ का मुनाफा है, जहां पर अनुमान करीब करीब 2525 करोड़ का था, और घाटे से कंपनी इस तिमाही में मुनाफे में आई है। स्टॉक निचले लेवल से कुछ रिकवरी दिखा रहा है। कुछ और डेटा पॉइंट्स का इंतजार रहेगा कि कंपनी की रेवेन्यू क्या है। ये रेवेन्यू का आंकड़ा 44,584 करोड़ का, अनुमान 42,967 करोड़ का था। तो रेवेन्यू बीट, प्रॉफिट बीट। इबिटा के लेवल पर कंपनी ने क्या डिलीवर किया है वो भी मैं आपको बता दूं। 7,886 करोड़ का इबिटा है और एक्सपेक्टेशन 7,270 करोड़ के करीब थी। तो हर पैमाने पर 3 आंकड़े जो आपके सामने आए हैं वहां पर बेहतरी ही देखने को मिली है। उम्मीद से बेहतर वो नंबर स्टॉक आपके सामने दिख रहा है। चलिए, एक बीटीएसटी ट्रेड अमित जी का आ गया, एसबीआई लाइफ। गाबा सर बताइए, ट्रेड क्या लेंगे? सही, वो है इंडसइंड बैंक। वेल, अच्छा लग रहा है मुझे, चार्ट स्ट्रक्चर सही है। ट्रेड कर रहा है 1469 के आसपास। स्टॉप होगा 1462, 5 रुपए, ज्यादा नहीं। टारगेट ऑन द अपसाइड 1485। तो मेरे ख्याल से यस, इंडसइंड बैंक 1485 जब जा सकता है। इंडसइंड बैंक का महाराज आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, टाटा कंज्यूमर के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 890 का स्टॉप लॉस लगाइए, 920 के टारगेट सकते। ओके, टाटा कंज्यूमर 900
80 के स्तर पे इसको बाय करके ले जाएंगे। समय तो आपका ट्रेड क्या होगा कैरी करने के लिए मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए शॉर्ट साइड पे रहेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारा आउटलुक है ओवरऑल मार्केट पे भी वो भी थोड़ा बेरिश साइड पे ही है, तो उसी के साथ हम रहना चाहेंगे। टाटा पावर यहाँ पे एक डिक्लाइनिंग मोड में है और आज भी उसने एक लोअर हाइस की जो सीरीज है उसकी कंटिन्यू रखी है। तो यहाँ पे हमें लगता है इसका जो इम्पोर्टेंट क्लस्टर है 240 के आसपास, ये नेक्स्ट वीक ये रीटेस्ट कर सकता है। तो 240 के टारगेट के लिए टाटा पावर करंट लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है। 251 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो टाटा पावर पर ही एक ट्रेड आपके सामने। कविता बताइए आपका ट्रेड। कविता जी, Are you asking to me, हर्षदा जी? जी जी, आप ही से पूछ रही हूँ मैं। या एक्चुअली वॉइस ब्रेक हो रहा था आपका। सो मेरा ट्रेड BTST टाटा ग्रुप की दो कंपनी हो गई है, वहीं से है, दैट इज TCS। एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट से काउंटर बढ़ता हुआ दिख रहा है और 100 EMA से सपोर्ट लिए हुए, तो मुझे लगता है यहाँ फर्दर एक्सटेंड हो सकते हैं मूव। 3490 की क्लोजिंग दे रहा है और BTST 3525 3540 के प्राइस टारगेट के लिए TCS पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 3460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इस पर एक बाय ट्रेड। तो राजेश जी अब आपकी बारी, और आप TCS रिपीट नहीं कर सकते ना ही कोलगेट। बताइए क्या देंगे? आज का मार्केट इतना छोटा है हर्षदा जी कि सबको पनिशमेंट सोचना है पड़ कोई रहा ट्रेड देना एक्चुअली। एनीवे हर्षदा जी देखिए, अगले हफ्ते एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली बाजार चौपी रहेगा, लेकिन इसमें हम स्ट्रेंथ के साथ बने रहेंगे और स्ट्रेंथ है परसिस्टेंट में। तो परसिस्टेंट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एक फॉलिंग चैनल, इसका ब्रेकआउट कल हुआ था, आज का दिन पॉज है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम एक कंजर्वेटिव टारगेट करीबन 6050 का लेके काम करेंगे परसिस्टेंट में। 5890 के आसपास फ्यूचर में ये मिल रहा है, तो हम लॉन्ग करेंगे विद 50 पॉइंट स्टॉप लॉस। तो आप पकड़ के चलिए 5850 का स्टॉप लॉस रखें, और जैसे मैंने कहा 6050 ये इसका टारगेट लेके परसिस्टेंट में लॉन्ग करें। ओके, परसिस्टेंट में एक तेजी का ट्रेड। तो ये इनफैक्ट सभी ट्रेड्स आपके सामने आ गए। अच्छा, आज फ्राइडे है तो खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि जीत किसके नाम होती हुई दिखाई दी है। इस हफ्ते तो हमारे साथ 3 महिला जानकार थी। हम नवरात्रि के फील में थे और तीनों के बीच मुकाबला काफी अच्छा, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से पिट रहा है। शिल्पा रावत इस हफ्ते की खिलाड़ी नंबर 1, करीब 6% तक के रिटर्न्स यहाँ पर इनके बनते दिखाई दिए हैं। कुछ तेजी और कुछ मंदी के ट्रेड्स दोनों दरअसल इन्होंने दिए। शिल्पा, आफ्टरनून एंड कांग्रेचुलेशंस। ये बताइए कौन सा ट्रेड आपको कॉन्फिडेंटली अगले हफ्ते भी कैरी करने के लिए दिख रहा है? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड थैंक यू। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऑफकोर्स टेक्सचर वीक है, तो यहाँ पे सेल के साइड में ही रहना चाहिए। तो मुझे लगता है आप यहाँ पे BL में अभी भी 128 के टारगेट्स के लिए इसको सेल करके रख सकते हैं। मुझे लगता है ये आपको मंडे या ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको ये टारगेट आ जाएगा। ओके, और लार्जली अगले हफ्ते एक्सपायरी के लिए कोई खास रेंज जिस पर आपकी नजरें? यहाँ पे बैंक निफ्टी 43,400 बहुत क्रूशियल है। अगर ये होल्ड करता है तो ही कोई लॉन्ग साइड में रहेगा। हम लोग 44,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट लेकिन जिस तरह से क्लोजिंग आ रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वीकनेस बने रहेगा। तो यहाँ पे 43,000 का पुट थोड़ा रिस्की रहेगा। मैं इसको सजेस्ट करूंगी सबको लेने के लिए एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें शायद आपको अच्छा गेन्स मिलेगा, मंडे तक आपको इसमें अच्छे रिटर्न आ जाएंगे। ओके, फेयर इनफ। शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। अगले हफ्ते इनफैक्ट आगे हम आपसे बात करेंगे क्योंकि आप इस हफ्ते की विजेता हैं। चलिए, तो ये फिलहाल एक व्यू बनता हुआ। चल मार्केट क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत कम समय है वीरू, एक क्विक टेक फिर वॉल की तरफ जाएंगे। कुछ नहीं हर्षदा, कोई ठीक नहीं है। आप और मैं इस कार्यक्रम में आए थे, लेवल था 19,541, अब लेवल है 19,536। कोई ट्रेड नहीं था इंडेक्स पे। 2 बजे यही बात हुई थी ना हर्षदा, कोई ट्रेड नहीं इंडेक्स पे, वहीं का वहीं। मेरे ख्याल से अगर आपके पास शॉर्ट है, मेरे ख्याल से कोई ट्रेड करना कैरी करना यहाँ से एडवाइजेबल नहीं होगा हर्षदा। ये बेस जोन है इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का हर्षदा। जी हाँ, भारी रहा है इनफैक्ट आज का ये दिन मुनाफा वसूली वाला, और आज का क्लोज 19,540 के आसपास आता हुआ। एक चीज है कि 19,512 जो कल का लो था
उसको हमने थोड़ा बहुत संभाल लिया, तो वहां पर स्थिति बिगड़ी नहीं। निफ्टी बैंक 31.22 पॉइंट नीचे, निफ्टी आईटी में दबाव देखने को मिला है। आज एफएमसीजी स्टॉक्स की धुलाई हुई क्योंकि एचयूएल आईटीसी में सबसे ज्यादा प्रेशर था, वो इंडेक्स वीक रहा है। मिड कैप आईटी में आई बेग योर पार्डन, मिड कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वहां पर साफ दिखेगा कि किन स्टॉक्स ने बाजार की आज कमर तोड़ी है। और कुछ शेयर तो मैं ऐसे ही गिना दूं, यहाँ पर आईटीसी, टाटा स्टील, एचयूएल, डीवीज लैब, सिप्ला जैसे काउंटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स में सेल साइड की पोजीशंस। बैंकों में एसबीआई जैसे काउंटर ने थोड़ा बहुत ड्रैग किया, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक एकदम फ्लैट नंबर से पहले कल नतीजे आएंगे। एचडीएफसी बैंक कोशिश कर रहा था पूरे दिन साथ देने की और ये इनफैक्ट ज्यादातर समय पॉजिटिव टेरिटरी में था, आधे % के गेन्स वहां। इंडसइंड, कोटक जैसे काउंटर्स, कोटक में अच्छी तेजी आ गई नतीजों से पहले, बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है। तो ये है आज का क्लोज 19,541 के आसपास। जब हम लौटेंगे फिर ऑफ कोर्स एक दिन ट्रेड का, फिर अगले दिन छुट्टी रहेगी, तो उस माइंडसेट के साथ भी आप लौटेंगे। वीरू, बेसिकली ये अब मेरे ख्याल में मंडे का सत्र होपफुली पूरी नवरात्र आधी फीलिंग होगी क्योंकि हम एकदम सैंडविच सेशन में होंगे, एक दिन आगे छुट्टी और 2 दिन की छुट्टी बना के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक सैंडविच सेशन के लिए तैयार हो जाइए। मेरे ख्याल से बहुत एक्शन वहाँ भी नहीं रहेगा हर्षता, और क्योंकि फिर उसके एक दिन की छुट्टी के अंतराल के बाद आपकी फिर एक्सपायरी भी है मंथली कॉन्ट्रैक्ट की, तो बहुत आई थिंक बड़े स्विंग वाला ट्रेड्स नहीं होंगे। खैर जैसे भी होंगे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मंडे मॉर्निंग एक बार फिर से अच्छी रहे और उससे अच्छा रहे ये आपका सप्ताहांत। हैव अ नाइस वीकेंड। आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार की सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। हर्षता मेरी, नीरज जी और अनुज की। तब तक के लिए